दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। और मुझे नहीं पता, मेरे पैर के नीचे माइन एक्टिव हो रखा है। मैं खड़े खड़े में नीचे बैठ गया, तो मैंने जैसे ही पैर का वेट शिफ्ट किया शायद वो ब्लास्ट हुआ और हम दोनों पीछे गिर गए। जैसे ही पीछे गिरे तो मेरे पूरी टी शर्ट पे मांस के चिथड़े लगे हुए थे। इसमें तब तक मुझे नहीं पता मेरा पैर उड़ा हुआ है और मेरा पैर दूर गिरा हुआ है। स्ट्रेचर बनाया, स्ट्रेचर के साथ मुझे बांध दिया और हम लोग थोड़ा सा ही चले थे। टर्न होना शुरू हुआ, मतलब मैं उल्टा हो गया था। खाई में पता नहीं कितना तकरीबन गया और वहाँ पता नहीं अंधेरे में किस चीज से लग के मैं रुका। देखा इन्होंने, बोला यार ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो गया है, ड्रेसिंग करना पड़ेगा। स्लीपिंग बैग होता है हमारा एक, स्लीपिंग बैग के अंदर घुस के तब इन्होंने मेरा ड्रेसिंग किया। वहाँ टॉयलेट के लिए बड़ी दिक्कत आ रही कि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वो मैसेज वहाँ पहुंचे, वो करंट जैसा झटका, आगे तो नसें पूरी कटी हुई हैं, तो वो वहीं तक जाए और वहाँ शॉक जैसे करंट का लगे और सब वापस। घर वालों का क्या हुआ था कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंच गया था तो मेरे पापा के पास सुबह जब फोन गया था, आप मुझे सीधा बताओ कि मेरा बेटा नहीं है, हम डेड बॉडी लेने आते हैं। मम्मी इस बीच क्या कर रही थी, पड़ोसियों के यहाँ जाके रोके यार। और क्योंकि घर में बच्चे हैं, 2 बहू हैं, गाँव में सबको पता लग गया। इन्होंने तैयारी भी कर ली वहाँ पे कि डेड बॉडी आएगी करके। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेशनल आपके लिए, क्योंकि आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और वो स्पेशल फोर्स ऑपरेटर भी रह चुके हैं। रिटायर्ड स्पेशल फोर्स ऑपरेटर अजय कुमार सर आज हमारे बीच मौजूद हैं। इनकी जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है यंगस्टर्स के लिए स्पेशली। तो आज का एपिसोड बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, सर स्पेशल फोर्स ऑपरेटर रह चुके हैं, ये ऑन फील्ड रह चुके हैं, टेररिस्ट एनकाउंटर्स फेस कर चुके हैं, इंडिया को यूएन पीस कीपिंग में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। पर इन्होंने गिव अप नहीं करा। उसके बाद ये एथलीट बन चुके हैं, ये शूटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं और बहुत चीज़ें करते हैं। तो आज जो है हम सीखेंगे कि कैसे कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। तो सर स्वागत है आपका हमारे शो पे। तो थैंक्स आप लोगों को और आपके व्यूवर, रियल हिट के जितने व्यूवर हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, जो आप इस चैनल को यहाँ तक लेके आए हैं और आज मुझे मौका मिला यहाँ पे आने के। इसके लिए मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के तो साथ। हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसे लोग हमारे साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो देश के लिए करते हो वो सर कोई सोच भी नहीं सकता बेसिकली। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आपको अपना खुद का एक पैर खोना पड़ा, बावजूद इसके आपने कभी गिव अप नहीं करा, देश को सर्व करते रहे। और आज हम आपकी पूरी स्टोरी जानेंगे, तो ये हमारा ऑनर है सर। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे प्लेटफॉर्म वो पे। जो ड्यूटियाँ थी वो कभी बंद नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती हैं, वो कभी रुक नहीं सकती हैं। तो ये फ़ौजी लाइफ जितनी भी निकली है उसमें जो ड्यूटियाँ थी, बाहर आके जो ड्यूटियाँ हैं वो लगभग सेम ही हैं, ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि फ़ौजी बाहर आके भी फ़ौजी ही होता है। सर स्टार्ट करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में, क्या हुआ था ऐसा जो आपको आपका पैर खोना पड़ा और क्या वो किसी ऑपरेशन के दौरान था, कैसे हुआ ये? तो आज से 10-15 साल पहले हम ऐसी लोकेशन में, ऐसी जगह पे थे, वो J&K में। तो वो ऐसा लोकेशन था जहाँ पे पहुँचने के लिए हमको तकरीबन 2 रातें लगी। और जिस टाइम पे मेरा ये पैर कटा तो माइन ब्लास्ट से उड़ा। माइन ब्लास्ट आप लोगों को पता होगा, माइंस होते हैं जो ज़मीन में दबा के रखते हैं और उन पे पैर, जब जैसे ही पैर उन पे पड़ता है और मतलब पैर टिकता है और टिकने के बाद जब रिलीज़ करते हैं आप उसको तो वो फट जाता है। तो ऐसे एक माइन पे मेरा पैर पड़ गया था और जैसे ही वो फटा, फटने के बाद जो हम लोग सेफ़ एरिया तक पहुँचे, या कह सकते हैं कि हम हेलीपैड तक पहुँचे, जहाँ पे हेली मुझे एक्वेट करके MH तक या मिलिट्री हॉस्पिटल तक लेके जाने वाला था। तो वहाँ तक पहुँचने में हमारा जो 12-13 घंटे का, 13 घंटे प्लस का जो संघर्ष था, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को ये समझ में आए कि फ़ौज की जो नौकरी है वो इतनी आसान नहीं है और खाली पैसे कमाने के लिए फ़ौज नहीं है। तो यहाँ से आप मोटिवेशन भी ले सकते हो, इस कहानी से आप संघर्ष देख सकते हो, इस कहानी से आप देख सकते हो कि
किस हालात में एक फ़ौजी अपनी ज़िंदगी जीता है और कैसे कैसे ऑपरेशंस हम लोगों को करने पड़ते हैं, आप लोगों को, सिविल लोगों को, बाहर के पूरे देश को सेफ रखने के लिए और आप लोगों के बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। दोस्तों पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते। और ये सब पॉसिबल है, आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सर ऑपरेशन के बारे में बता सकते हो, आपकी ऑपरेशन था किस लिए, क्या खबर मिली थी आपको उस टाइम पे? हाँ, तो हम लोग एक छोटी सी टीम हमारी थी और हम लोग पूरे पैरा स्पेशल फोर्सेस की जितनी यूनिटें हैं तकरीबन सभी यूनिटों से मिलके हम लोग कुछ बंदे इकट्ठे, कुछ जवान हम कहीं पे थे और वहाँ पे कुछ लोकेशंस, नाम वगैरह मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं या फिर क्योंकि वो सर्विंग सोल्जर हैं तो उनका नाम लेके मुझे नहीं बोलना चाहिए। और जितने रिटायर्ड पर्सन है मैं उनका नाम ले सकता हूँ, बाकी मैं निक नेम मतलब सबका लेके और वैसे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो हम लोगों को एक खबर मिली थी और हम लोग एक्चुअली 10 दिन कहीं मतलब दूसरी जगह से आए, कहीं से 10 दिन बैठ के या फिर मतलब कहीं पे एम्बूश या फिर मतलब किसी दूसरे काम से हम 10 दिन के लिए बाहर थे। 10 दिन के बाद हम लोग पहुँचे थे और मतलब हालत ऐसी थी कि पैरों में छाले पड़े हुए थे और क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, बारिश में भीग भाग के मतलब बुरी हालत, हमारी बुरी कंडीशन हो रखी थी वहाँ पे। लेकिन फिर भी आए और आने के बाद हमको तकरीबन 2-3 घंटे ही हुए होंगे तो हमको पता लगा कहीं से कि कुछ ऐसा एक पोस्ट है, एक मतलब पोस्ट होती है जहाँ पे हम लोग अपने सेंट्रीज बैठते हैं या ड्यूटी देते हैं और वो मतलब एनिमी से बिल्कुल बॉर्डर कह सकते हैं आप ना, तो बॉर्डर के आसपास कहीं, तो वो वाली जगह थी। और ये लोग मतलब सामने वाले जो लोग हैं पड़ोसी अपने, वो लोग बार बार कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि लैंड माइन्स बिछे होते हैं और लैंड माइन्स के बीच से उनको कोई रास्ता मिला हुआ था और उस रास्ते से वो लोग आके कोशिश करते थे कि या तो उनकी मंशा होगी कि उस पोस्ट को काटने के लिए या फिर मतलब कुछ भी उनका जो भी वो सोच रहे होंगे, घुसपैठ की कोशिश। हाँ, घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, पोस्ट को काटना हो सकता है। तो 10 दिन में उन्होंने 3 बार कोशिश कर चुके थे वो लोग। अच्छा। तो जैसे ही हमको पता लगा तो हम लोग तो हमको मौके यही चाहिए होते हैं। तो जैसे ही हमको पता लगा, शाम को जैसे हम मतलब खाना खाने ही वाले थे और पता लगा, तो पता लगने के बाद हम लोग जैसे ही, मेजर जैकब सर उस टाइम पे हमारे पार्टी कमांडर होते थे, तो सीनियर मेजर जैकब सर थे, तो उन्होंने जैसे ही आके हमको बोला कि ऐसे ऐसे एक कोई जगह है और वहाँ पे ये सब चल रहा है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो एक साथ पूरी टीम मतलब उन्होंने बोला कि हाँ करेंगे करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे तकरीबन 5-6 दिन और रुकने वाले थे और उस 5-6 दिन के अंदर हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम यहाँ आराम करने की बजाय एक ऑपरेशन और कहीं करते हैं या फिर कहीं और जाके बैठते हैं, जिससे हो सकता है कि वो 10 दिन में 3 बार आएँ, एक बार और आ जाएँ, और एक बार और आ जाएँ तो उनको मतलब जो भी उनका होने वाला था वो हो सकता था। तो हम लोग तकरीबन रात को निकले और पहला रात हम लोग पूरी रात चले, फिर दिन में हम लोग स्टे करते हैं, दिन में नहीं चलते हैं, मूव नहीं किया हमने उस टाइम पे। तो वैसे भी 10-15 साल पहले की बात है, आजकल हो सकता है कि चेंज हो गया हो या फिर आजकल टैक्टिक्स चेंज होती रहती हैं कुछ टाइम के बाद। तो उस टाइम पे हम लोगों ने जो सोचा या फिर हम लोगों ने जो किया वो अलग था, आज का कुछ अलग हो सकता है। तो दूसरी रात मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एक पूरा पहाड़ था और पहाड़ का लास्ट वाला जो पोस्ट था अपना, उस पहाड़ पे पूरा अपना कब्जा, मतलब अपना वो अपना ही एरिया था और उसका लास्ट पोस्ट था, वहाँ पे वो लोग कोशिश कर रहे थे बार बार। तो हम लोगों ने साइड से जाके और उस पोस्ट के नीचे बैठना था। तो अगर वहाँ से जाते तो वो रास्ता था और आराम से हम लोग चले जाते, पहुँच जाते एक रात में, लेकिन क्योंकि हम साइड से गए,
साइड से इसलिए भी गए क्योंकि हम वहीं से जाएंगे और रास्ते में कांटेक्ट हो गया तो भी वो भागने का डर एक था कि वो भाग के निकल जाएंगे आमने सामने। हम सोच रहे थे कि वो दोबारा आएँ और उनको घेर के और दोबारा से उनका इनकाउंटर करने के चक्कर में हम लोग थे। तो हम लोग साइड से निकल के और दूसरे दिन जाके हम लोग जहाँ पे हमने बैठना था वहाँ पे हम लोग बैठ गए। अच्छा, ये दूसरे दिन की बात है। उसके बाद हम लोगों ने माइंस बिछा रखे थे वहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठे थे। तो कुछ लोग थे और उसमें से भी हमने डिवाइड करके 2 पार्टियाँ बना दी थी और एक पार्टी और पीछे छोड़ के आए थे तीसरी बैकअप के लिए, और इस काम के लिए भी कि वहाँ से जो मिलिटेंट आएंगे वो मिलिटेंट हमको क्रॉस करें, हमारी दूसरी पार्टी तक पहुँचने से पहले हम कांटेक्ट लेंगे, और दूसरी वाली पार्टी अगर कांटेक्ट लेती है तो वापस जो बच के भागेंगे उनको हम मारेंगे, या फिर दोनों मिल के कांटेक्ट लेंगे और बीच में ही उनको रगड़ने वाले थे। इससे पहले ही अच्छा 10 दिन में 3 बार वो लोग आ चुके थे और हम लोग जाके बैठे तो हम लोगों को 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मतलब 4 दिन हो गया, तब तक वो लोग नहीं आ रहे थे। अब हो सकता है कि उनको 10 दिन में 3 ही बार आना हो, या फिर 3 दिन के बाद कहीं दूसरी साइड वो चले गए हों, ट्राई कर लिया और नहीं सक्सेस हुए हों, क्योंकि ड्यूटी वाले जगह होंगे, जगह ही रहते हैं, तो कोई इतना आसान तो है नहीं अंदर घुसना। इन लोगों ने 3 बार के बाद ये लोग आए नहीं और हम लोग वहाँ वेट ही कर रहे थे इनका। अच्छा, वो वाली जो जगह होती है वो हो सकता है कि पुराने माइंस जो होते हैं वो खिसक के, माइंस का क्या होता है कि जैसे ही बारिश होती है तो वो माइंस छोटा सा होता है, 100 ग्राम का होता है, तकरीबन 90 ग्राम 100 ग्राम के आसपास के होते होंगे। वो माइंस जहाँ पे होता है आज, ज़रूरी नहीं है वो 10 साल 20 साल 25 साल बाद वो वहाँ पे हो, क्योंकि बारिश बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी के साथ, बारिश के साथ, तेज़ बारिश के साथ वो लैंडस्लाइड में या फिर स्लाइडिंग करके वो नीचे आ जाते हैं और जहाँ भी उनको रुकने की जगह मिलती है वहाँ रुक जाते हैं वो। तो मुझे एक काम मिला हुआ था कि मुझे एक माइन लगाना था, और वो माइन केबल से ऑपरेटेड होता था, मतलब एक केबल उसमें लगी होती है और वो केबल 100 मीटर दूर जाके हम उसका ट्रिगर रखते हैं और उसका इम्पैक्ट सामने की तरफ पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे माइन लगाया, मैं सामने देख रहा हूँ और सामने एक माइन मैंने उस तरफ डिप्लॉय कर दिया। अब मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा और वो वहाँ पे फटेगा, सामने से जो भी मिलिटेंट जा रहा होगा वो वहीं पे ढेर हो जाएगा। उस पे प्रेशर का वो नहीं होता, वो वायर से ही ऑपरेट होता है, वायर से ऑपरेट होता है। उस पे कोई भी ऐसा वो माइंस जो पैर वाला जो मैं बता रहा हूँ वो अलग होते हैं और वो वाले अलग होते हैं। तो हम लोगों ने ये 5-6 लगा रखे थे। तो हम लोग यही करते थे कि उस टाइम पे यही करते थे, आजकल हो सकता है चेंज हो। तो उस टाइम पे हमने क्या कर रखा था, हम जहाँ पे बैठे हुए थे वो एक जैसे नदी होती है, नदी तो जैसे चौड़ी हो गई और तो नदी से थोड़ा जो कम हो गया उसको नाला बोलते हैं हम लोग, ये गटर वाला नाला नहीं, छोटी स्ट्रीम जो आ रही होती है। हाँ, तो वो नाला टाइप एक था, उसमें पानी कभी कहीं से आ रहा था, कहीं से नहीं आ रहा था, मतलब बीच बीच से पत्थरों के बीच से, बड़े पत्थर थे उनके बीच से पानी निकल रहा था, और कहीं पे मतलब सूखा, कहीं पे ऐसा वाला था। उसकी एक हाइट थी, हाइट के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि उसके नाले के दूसरी साइड में खड़ी पहाड़ी थी, तो वो पहाड़ बिल्कुल खड़ा हुआ था और उस तरफ से आने का कोई मतलब नहीं था। और हमारी साइड में जहाँ पे हम बैठे थे वो 100 मीटर के आसपास का एक जंगल था। आप समझ पा रहे होंगे, एक नाला आ रहा है, इसके दूसरी साइड में एक हमारी साइड में जंगल है जो 100 मीटर है, उसके बाद फिर पहाड़ है, और दूसरी साइड बिल्कुल ख़त्म है क्योंकि वो खड़ा पहाड़ था। तो एक या तो वो 100 मीटर जंगल से आ सकते हैं मिलिटेंट, या फिर नाले से आ सकते हैं। तो हमने 3 माइन नीचे नाले की तरफ लगा रखे थे, 3 ऊपर की तरफ हमारी साइड में लगा रखे थे। लेकिन ऊपर वालों में दिक्कत ये थी कि अगर वो दिन भर वहाँ छोड़ते हम तो दिन में पत्तों की आवाज़ होती है, और दिन में अगर कांटेक्ट हो गया तो फिर वो माइन ही क्लोज करते रह जाएंगे वहाँ पे। तो इस वजह से हम क्या करते थे कि रात के लिए हम लगा लेते, दिन में तो आमने सामने तो कांटेक्ट लेके हम वैसे ही आराम से कर लेते उनको किल, लेकिन दिक्कत रात की थी क्योंकि रात में कांटेक्ट लेना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इस वजह से हमने वहाँ पे ऊपर की साइड जो जितने भी माइंस लगा रखे थे वो हम सुबह होते ही अर्ली मॉर्निंग उनको निकाल लेते थे, और ज़्यादा दूर था भी नहीं। सर, एक माइन को लगाने में कितना टाइम लगता था आपको? ये कितना टाइम टेकिंग चीज़ है लगाना, हटाना? और वो ये विदिन 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो उसका ये केबल तो परमानेंट बिछी रहती थी, उसमें एक डेटोनेटर होता है, तो डेटोनेटर माइन में डाल देते हैं, माइन को हम कैरी करके ले आते उठाते। वायर तो हम खींच सकते हैं बैठ के ना, वायर तो वहीं बैठ के खींच सकते हैं और उसके साथ डेटोनेटर भी आ जाएगा, लेकिन माइन वहाँ ले जाके लगाना पड़ता है। तो वो वाला माइन, एक माइन मुझे मिला हुआ था जो पहले दिन से ही मैं लगा रहा था, और उसको मुझे 3 दिन हो गया था उस टाइम पे कि माइन को आज सुबह लगाया, आज सुबह हटाया, शाम को फिर लगाया, अगली सुबह फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया। अच्छा, हम इतनी नज़दीक उनके थे कि
कई जगह पे ऐसा होता है कि बिल्कुल क्लोज होता है, नो मैन लैंड बिल्कुल होता नहीं है, थोड़ा सा होता है, या कहीं कहीं पे ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पे बीच से एक नदी जा रही है और दूसरी तरफ उनका है, इस तरफ अपना है, तो पूरी रात उनसे मतलब चलता रहता है, तो गाली गलौज या फिर वैसे आपस में बातें चलती रहती हैं कि वो जो भी चलता है वहाँ पे उस साइड में। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कई कई किलोमीटर का गैप होता है, तो वो वाला जो स्पेस होता है वो कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है ऐसे ही। तो हम लोग जिस जगह पे थे वहाँ पे हो सकता है इतना नहीं हो, लेकिन हम उनके इतने क्लोज थे कि उनकी आवाज़ें हमको सुनती थी उनके पोस्ट की, और हम अपने से ज़्यादा दूर आ गए थे क्योंकि हम साइड से निकले और साइड में थे। वैसे अगर डायरेक्ट देखते तो हम नज़दीक ही थे अपने, लेकिन क्योंकि हम घूम के आए हुए थे और वो काफ़ी दूर हो गया था हमसे। अब इस कंडीशन में डेली लगाना है, डेली हटाना है, और तकरीबन 1 महीने पहले हमारा एक और कॉन्टेक्ट हुआ था, और जिसमें हम लोग 4 किल थे मिलिटेंट, और 1 महीने के बाद की ये बात है, और उस दिन मंगलवार था, पहले वाले जो कॉन्टेक्ट हुआ था उसका। तो मंगलवार वाले दिन 4 हुए थे, और शनिवार ये वाला दिन जिस दिन मेरा पैर उड़ा ये शनिवार था। तो शुक्रवार की रात हम 2 बंदे पूरी रात जगे हुए थे। तो इन्होंने बोला कि दिन में तुम रेस्ट करो, तो दिन में हम लोग पूरे दिन तक सोए। शाम को जैसे ही मतलब लगाने का टाइम हुआ या फिर जैसे ही उठे हम लोग, तो उठ के वो माइन मैंने जब उठाने का कोशिश किया पहली बार, तो मैंने उठा लिया था, ऑलमोस्ट उठा ही लिया था। तब तक जो हमारे सीनियर थे उस टाइम पे, क्योंकि 2 पार्टियां हो गई थी, मेजर जैकब सर जिस पार्टी में थे वो थे बगल में ही थे, लेकिन क्योंकि दूसरा एक हमारा सीनियर था धामी सर, तो धामी सर ने मुझे पैर पे टेप किया और उन्होंने बोला कि यार थोड़ा वेट कर, अंधेरा होने दे। तो मैंने वापस रख दिया, मैं दोबारा बैठ गया। हम बात कम करते थे क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ ना, जब जंगल बिल्कुल शांत होता है तो थोड़ी सी भी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। फिर वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप स्मेल वहाँ पे किसी चीज़ की नहीं हो सकती है, आप कुछ खाने के लिए भी बना रहे हैं तो खाना बनाना भी मतलब उसके लिए भी आप ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते जिससे थोड़ी सी भी स्मेल कहीं से निकलती है। खाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे या फिर कोई भी स्मेल वाली चीज़ कोई नहीं चलती है वहाँ पे, क्योंकि स्मेल को भी पकड़ के उनको ये पता लग जाता है कि कोई है। तो उस दिन पहली बार हुआ कि मैंने उठाने की कोशिश किया और उन्होंने मना कर दिया, मैं दोबारा से बैठ गया वहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा 10-15 मिनट बाद दोबारा जैसे ही उठाने का कोशिश किया तो उन्होंने फिर से मेरे पैर पे टेप किया और उन्होंने बोला कि नीचे मतलब कान नज़दीक ला के मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ इशारे से, तो उन्होंने बोला कि कुछ खा के चले जाना। तो मैं फिर से बैठ गया और फिर से कुछ खाने के लिए हम लोगों ने निकाला और खाते खाते हम धीरे धीरे बात कर रहे थे कि सामान पैक कर लेते हैं, क्योंकि वो वाला दिन 1 महीने पहले वो भी बजरंगबली का दिन था, आज भी बजरंगबली का दिन है, तो पक्का हनुमान जी आज उनको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। हम ऐसा मतलब आपस में बातें कर रहे थे। और तब तक तीसरी बार जैसे ही ये बातें, हमने सामान पैक कर लिया था और मतलब ये हो गया था कि हम भागने के लिए तैयार थे। सामान पैक इन द सेंस कि जो खाना खाया है उसके टिफ़िन तक हमने पैक कर लिए, बाहर केवल स्लीपिंग बैग हमारा बाहर बचा होगा, बाकी सारा सामान हमने पैक करके इस हालत में थे कि अगर रात को भागना भी पड़ता है तो हम अचानक से भाग सकते हैं। वैसे तो तैयार रहते हैं, लेकिन ये एक बार इतना वो करना पड़ता है कि हाँ आज मतलब हमारा दिल बोल रहा था कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है और हमको आज निकलना है। तीसरी बार मैंने जैसे माइन उठाने का कोशिश किया तो नहरा एक थे साथी हमारे, तो नहरा ने मेरे से पहले वो माइन उठा लिया। अच्छा, डेली में अकेला जा रहा था, आज नहरा ने मेरा वो माइन जो मैं लगाने वाला था वो उठा लिया। अच्छा, इससे पहले नहरा ने मेरी जान बचा रखी थी। जब हम वहाँ से आ रहे थे तो दूसरे वाली रात की बात है, और रात मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल होने वाला था, हो गया था, और उसमें मैं एक माइन जैसे एक वायर वाला ट्रैप होता है और वायर के साथ वो अपनी आईडी लगा देते हैं। आईडी होती है जो ब्लास्ट हो जाती है और उसमें मतलब कितना भी बारूद आप लगा सकते हो अनलिमिटेड। और आप इससे लगा सकते हो कि ये मेरा जो पैर जिससे उड़ा है इसमें 90 ग्राम, केवल 90 ग्राम बारूद था जिसने ये उड़ा दिया और हम मतलब दूर जाके गिरे थे। ऐसे ही उसमें 1 kg बारूद लगा के उन्होंने आईडी लगाई हुई थी और मैं उस पर पैर रखने वाला था वायर पे,
और वो पैर जैसे ही रखने वाला था उससे पहले साइड में नेहरा थे और मैं स्कोर था उस टाइम पे, और नेहरा सेकंड स्कोर थे, साइड में थे मेरे। उन्होंने मुझे किक लगाया वहाँ से और मैं पीछे की साइड गिर गया था। तो मैंने जब इशारे में उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि नीचे देख। तो मैंने देखा तो वायर वो मेरे को सामने से दिख नहीं रहा था, वो वायर साइड से दिख रहा था। तो उसने देख लिया, मेरे को सामने से पत्तों में लगा, वो मतलब झाड़ी और पत्ते थे उनमें दिख नहीं रहा था। फिर हम उसको वायर को मतलब फॉलो करते करते जहाँ पे गए तो देखा तो उसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ 1 kg का मिठाई का डब्बा जो गोल वाला टीन जैसा आता है वो भर के उन्होंने लगा रखा था। शिट। तो वहाँ मेरी जान नेहरा ने बचाई। और उसके बाद फिर तीसरे चौथे दिन नेहरा ने वो माइन उठा लिया। तो मैंने उससे पूछा इशारे में क्या है, तो उसने बोला मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो हम दोनों चले गए। अब क्योंकि उसके हाथ में माइन था तो उसी ने लगाना था। वहाँ पहुँच के मैंने जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उस जगह पे मैंने बोला कि यार जंगल का बिहेवियर कुछ चेंज लग रहा है। तो नेहरा ने बोला क्या हुआ। तो मैंने बोला मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, मुझे यहाँ का बिहेवियर चेंज लग रहा है। तो उसने बोला फटाफट लगा और भागते हैं। सर आपको क्या चेंज दिखा वहाँ पे बिहेवियर में, क्या चीज़ हमारी समझ में आ जाता है, यही तो स्पेशल फोर्सेस के यही तो आप थोड़ा बता सकते हो कि वो क्या चेंजेस हैं, क्या चीज़ मतलब अगर आप डेली जा रहे हो, जो पत्तों का बिहेवियर होता है, पत्ते जिस हिसाब से गिरे होते हैं, या फिर जंगल का जो एक बिहेवियर होता है जो समझ में आ जाता है, हमारी समझ में आ जाता है कि हमारी प्रैक्टिस, हमारी सिखलाई, हमारी ट्रेनिंग इन्हीं चीज़ों की होती है। तो मुझे जैसे ही वो लगा मैंने उसको बोला और उसने मुझे बोला कि तुरंत कि ऐसा कर लगाते और भागते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, वहाँ पे डेटोनेटर रखा हुआ है, पत्तों से मतलब कवर कर रखा था। तो उसने वहाँ जल्दी के चक्कर में, क्योंकि मैं सामने देख रहा था और वो माइन लेके वो बैठ गया था वहाँ पे, तो उसके बैठने के चक्कर में या फिर आने के टाइम पे हो सकता है वो पैर से कहीं वायर खींचा होगा, क्योंकि पत्तों में कवर तो कर रखा था, वायर तो दिख नहीं रहा था और उसको तो वैसे भी नहीं पता था कि वायर कहाँ से कहाँ तक आई हुई है। तो वो वायर कहीं खींच गई थी शायद, और वो डेटोनेटर था वो वहाँ से कहीं खिसक गया। तो जो पत्ते मैंने बताए थे वो पत्ते उसने ढूंढ लिए, उस पर मिला नहीं। मतलब 1-2 सेकंड उसने साइड में करके वो पत्ते देखे, पत्तों में था नहीं। तो मैं सामने देख रहा था, मैंने उसको देखा क्या हुआ। तो उसने बोला कि यार मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने बोला वहाँ देखो, पत्ते देखे। बोला हाँ यार देख लिया है। तो मैंने उसको बोला तू साइड हट, मैं देखता हूँ। तो मैं खड़ा था, मैं वहाँ बैठ गया। अच्छा, इसके बीच में जहाँ मैं डेली बैठता था वहाँ पे नेहरा बैठा हुआ था और मैं उसके 1 फीट साइड में था जहाँ पे माइन था। और मैं 3 दिन से वहाँ आ रहा था। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी 3 दिन पहले से कि मैं उस माइन मतलब 1 फीट में इधर नहीं आ रहा था। मेरे को जो काम करना था मैं कर रहा था, वापस चला जा रहा था। और उस दिन मैं माइन के ऊपर था और मुझे नहीं पता मेरे पैर के नीचे माइन एक्टिव हो रखा है। और मैं खड़े खड़े में नीचे बैठ गया, नीचे बैठा दोनों पैर पे। और मैंने उसको बोला तू साइड हट, मैं देखता हूँ, तू सामने देख। तो अब दोनों हम बैठे ही थे क्योंकि, तो मैंने जैसे ही पैर का वेट शिफ्ट किया शायद, क्योंकि मुझे इतना ध्यान है कि जैसे ही मैंने पैर का वेट शिफ्ट किया वो ब्लास्ट हुआ और हम दोनों पीछे गिर गए। और जैसे ही पीछे गिरे तो मेरे पूरी टी शर्ट पे मांस के चिथड़े लगे हुए थे। और मैंने उसको बोला हो गया काम, मैं बोला था कोई है। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला हो गया काम तो एक गोली की आवाज़ आई वहाँ से। अब मैंने बोला देखा, मैंने बोला था है कोई। तो उसने बोला एक ही गोली क्यों आई। तो मैंने बोला साले साफ़ नहीं करते होंगे। लेकिन तब तक मैंने देख लिया था कि मेरे को मांस के टुकड़े पूरे मेरी टी शर्ट पे लगे हुए हैं। तो मैंने बोला हो गया काम। अच्छा, ये सब हो रहा था तब तक एक मेरा बड़ी था आंसू, वो पीछे बैठा हुआ था। जैसे ये ब्लास्ट हुआ उन्होंने सोचा कि माइन फाड़ लिया इन्होंने, अंदर लगाते टाइम हो सकता है कहीं से माइन फट गया होगा। तो वो एक बार तो कूद के वो मतलब जैसे हम जहाँ पे बैठे थे वो कूद के आगे आया। फिर जैसे ही वो छोटे वाली आवाज़ सुनी गन शॉट की, गन शॉट वाली जो, लेकिन वो गन शॉट था नहीं, वो क्या था, वो डेटोनेटर था। वो डेटोनेटर फटा वहाँ पे कान के पास कहीं। और डेटोनेटर इतना सेंसिटिव होता है, उसको हाथ से टाइट भी थोड़ा सा दबा दोगे फट जाएगा, इतनी ऊपर से भी गिरा दोगे फट जाएगा वो। और वही बड़े वाले माइन को फाड़ता है। डेटोनेटर का काम ही यही होता है, धमाका पैदा करता है और वो बड़े वाले जो माइन होता है उसको फाड़ता है। माइन को अगर आग में डाल दोगे नहीं फटेगा, लेकिन डेटोनेटर डाल के फाड़ोगे तो वो मतलब उसका इम्पैक्ट थोड़ा होता है, लेकिन वो बड़े वाले को फाड़ने का काम करता है। डेटोनेटर का काम होता है। तो वो डेटोनेटर उसके धमाके से कहीं, और वो कुछ मतलब एक आध सेकंड का उसमें गैप था और वो कान के पास फटा था।
वो हमको बाद में पता लगा। तब तक मैं ये सोच रहा था कि एक गोली भी आई है, इसका मतलब मैं सही सोच रहा था। और इस कंडीशन में जब मेरा पैर कटा हुआ है और मुझे पैर की तरफ देखने से पहले मुझे मतलब हमको ये लग रहा था कि कोई है, यहाँ पे कोई है। और तो मेरा जो दोस्त एक स्टेप जिसने आगे लिया था, कूद के यहाँ पे आगे आया था, वो वापस कूद गया जैसे उसको आवाज़ दूसरी सुनी और उनको लगा कांटेक्ट हो गया है। और मुझे पहले लगा कि पूरा बॉडी छलनी हो गया मेरा। फिर मैंने टी शर्ट ऐसे हटाया तो मैंने बोला नहीं यार, अच्छा पैर की तरफ मैंने नहीं देखा, ये सब कुछ हो गया, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड भी नहीं लगे होंगे ये सब काम जो चल रहा था इसमें। तब तक मुझे नहीं पता मेरा पैर उड़ा हुआ है और मेरा पैर दूर गिरा हुआ है। तो मैं जैसे ही मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो नहीं हुआ। अच्छा, उसने मेरा पैर देख लिया वो दूर गिरा हुआ जूते के साथ, तो उसने मुझे बोला कुछ नहीं हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ साला बॉडी तो छलनी पड़ी है, ये बोल रहा है कुछ नहीं हुआ है। फिर मैंने जैसे टी शर्ट हटाई तो मैंने बोला हाँ ठीक है, वहाँ देखा तो मेरा पैर गिरा हुआ था। फिर मैंने पहले वो पैर देखा, उसके बाद मैंने अपने पैर की तरफ देखा। फिर जैसे ही पैर की तरफ देखा तो मैं अपने आप को समझा रहा था ठीक है पैर ही उड़ा है। तब तक वो मेरा जो बडी था आंसू वो वहाँ पे पहुँच गया और पहुँच के वो मतलब मेरे को ऐसे देख रहा था कि मतलब कि और अच्छा वो तब तक पेड़ से पेड़ को कवर करके हम चलते हैं, एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे से तीसरा कवर करते हुए, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे कोई है। और मैं तब तक सोच रहा था कि पक्का उसने कोई ग्रेनेड वगैरह फेंका है। जब मैंने नीचे की तरफ देखा वो जगह, तो उसमें क्या हो रखा था, वो तकरीबन इतना सर्किल पूरा गोल खाली हो रखा था, मतलब साफ़ हो रखा था, पत्ते पूरे ख़त्म वहाँ थे नहीं, प्लेन ग्राउंड जैसा था। और उस पर एक गड्ढा हो रखा था और एक जड़ थी इतनी मोटी, वो आधी जड़ कटी हुई थी। तो उसका जो इम्पैक्ट था वो पूरा इम्पैक्ट मेरे सामने से, क्योंकि मैं वेट ट्रांसफ़र कर रहा था दूसरे पैर पे, और वो मेरे आंखों के सामने से उसका पूरा इम्पैक्ट वो मेरे सामने से गया है उस जड़ की वजह से। आधी जड़ कटी हुई थी, वो जड़ भी नहीं होती तो भी मेरा या तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता, कहीं छर्रे अंदर चले जाते बॉडी में कहीं भी, तो कोई मतलब ही नहीं था वहाँ से बचने का। कोई मतलब था ही नहीं कि मैं 1% भी वहाँ से ज़िंदा बच के वापस आ जाऊँ, क्योंकि अगर इंटरनल ब्लीडिंग का तो कोई इलाज ही नहीं ना वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल थोड़ी ना कोई कि वहाँ पे इलाज कर लेगा। तो ये किस्मत ही थी कि मेरा पैर ही कटना था वहाँ पे, मेरी जान वहाँ जानी नहीं थी। हो सकता है कोई ऐसी गॉड ब्लेसिंग हो, या फिर हो सकता है कि किसी की दुआएं हों, या फिर हो सकता है कि पूजा पाठ में कहीं मतलब इस लायक मुझे बना दिया हो कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँचना था और ये मेरा पैर ही जाने से काम चल गया। अच्छा, वहाँ पे तो बड़ी मेरे पास जैसे ही आया तो मैंने उसके पैर पे मारा ऐसे, और मैंने उसको बोला साले बॉडी तो जिंदा है, पैर ही तो गया, उठा। तो उसने मुझे तुरंत उठाया, उठा के पीठ पे डाला। और वो दूसरा जो मेरा साथी था नेरा, वो तब तक देख रहा था कि है कोई यहाँ पे, तब तक वो यही देख रहा था कि कोई तो है, उसको भी साथ ही लेके चलें करके। लेकिन क्योंकि वहाँ पे हो सकता है उस टाइम पे कोई नहीं होगा, और ये भी बाद में अनुमान हमने लगाया माइन का भी, क्योंकि वो जगह थी जहाँ पे वो, क्योंकि माइन ही हो सकता है, जड़ के साथ में वो जड़ के साथ में बारिश की वजह से वहाँ पे आके रुका होगा। और मेरा पैर भी पहले जड़ पे ही हो सकता है, जड़ पे हो और थोड़ा बहुत पैर इधर शिफ्ट किया हो तब माइन पे पड़ा हो, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अच्छा, डेटोनेटर का मुझे बाद में तब पता लगा हॉस्पिटल में आके। मैं टेंशन में यही था पूरे रास्ते कि एक बंदा था, उसको क्यों नहीं लाए हम, और वो बंदा कहाँ रह गया जिसने फायर किया। इसका मुझे पता लगा जब दूसरी पार्टी ने वायर खींचा और वो माइन उठा के लाए, तब उनको ये पता लगा। माइन तो नेहरा के पास ही था तो वो ले आया था, जब उन्होंने वायर खींचा तो डेटोनेटर फटा हुआ था, तब बाद में उनको पता लगा। लेकिन हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, तो हम लोगों को तो ये कन्फर्म ही नहीं था कि वो डेटोनेटर था। अच्छा, मेरे को उठा के लाए, मुश्किल से ज़्यादा लगे होंगे तो हमारे वहाँ पे 3 से 4 मिनट, हद 3 से 4 मिनट, क्योंकि डर ये भी था कि वो इतने नज़दीक थे वो आ सकते हैं। दूसरा, वो हो सकता है इसलिए नहीं आए हो क्योंकि शाम होने वाली थी, कि ये 6 बजे के बाद की बात है, तो अंधेरा स्टार्ट हो गया था। कई बार क्या होता है कि जैसे हम कर दें या वो कर दें, ये दुश्मन की चाल हो सकती है कि कहीं पे एक धमाका किया, उसको देखने के लिए आएंगे तो मार लेंगे। तो या तो हो सकता है उन्होंने ये सोचा होगा, या 1% ऐसा होगा कि कई बार बालू वालू या फिर जानवरों के पैर माइन पे कई बार पड़ जाते हैं तो वो फट जाते हैं। लेकिन साथ में छोटी आवाज़ भी थी, वो उन्होंने हो सकता है सुनी भी होगी, तो भी वो इसलिए नहीं आए होंगे कि कहीं ट्रैप ना हो किसी का, तो इस वजह से रात को वो लोग नहीं आए होंगे। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, 2 मिनट 3 मिनट तो वहाँ लगा लो आप। उसके बाद आंसू ने मुझे पीठ पे बिठा के
और कपड़ा होता है, एक पटका बोलते हैं हम उसको, सर पे बांधते हैं, ताउल जितना ही होता है, कॉम्पैक्ट कलर का होता है या फिर जैसा भी कलर। तो उसने हम दोनों को बांधा, बांध के हमारा स्टार्टिंग ही ये था कि हम तकरीबन 30 फीट के आसपास मान लो हम हाइट में थे, और वो स्लाइडिंग था पूरा नाले में जाने तक, पानी तक स्लाइडिंग था। और हम लोग पानी भी पीते थे तो वहाँ से ऊपर से क्रोलिंग लाइक की लेट के और कोनी से नीचे जाके पानी पी के फिर पत्थरों के बीच से ही वापस आते थे, क्योंकि उनसे दिख भी रहे थे हम लोग वहाँ से। तो स्नाइपर वगैरह कवर कर लेती हैं दूरी से भी। तो उसने स्टार्ट ही ये किया कि पीठ पे बिठाया। अच्छा, मेरी कंडीशन ये थी, मेरे एक हाथ में AK थी, दूसरे पहले उसके पास थी, उसने फिर वो मैंने ले लिया, क्योंकि उसके दोनों हाथ फ्री होने ज़रूरी हैं कि कुछ भी पकड़ना पड़ेगा उसको चढ़ते टाइम, तो वो चढ़ते टाइम या उतरते टाइम तो उसके हाथ फ्री होना ज़रूरी था। और मेरे हाथ में IV लगा के, और मेरे हाथ में ही बोतल वो, और मैं उसकी पीठ पे हूँ। स्टार्टिंग जो किया, सीधा पहले हमने स्लाइड लिया पहला ही, और हम लोग घिसटते हुए नीचे, और मतलब नीचे जाके पानी में गिरे सीधे। पहला ही हमारा ये था कि सीधे ऊपर से घिसटते हुए पानी में। मेरी IV की बोतल चली गई, वो पकड़ के, क्योंकि उससे IV की बोतल का जो ये पाइप था उसको भी हमने सिक्योर टेप से बांधा हुआ था। और आपका खून रोकने के लिए कुछ कर रखा था आपने? हाँ, 2 ट्यूनिकेट हमने लगाए हुए थे, एक घुटने पे, एक घुटने के नीचे। 2 ट्यूनिकेट होता है जिसको आप लगा के, जैसे BP आप जब भी नपवाते हैं तो वो टाइट करके नहीं बांधते, ऐसे वाले 2 लगाए हुए थे हमने उस टाइम पे। आप तीनों ने ही करा जो आपके? नहीं, कुछ लोग और हमारे साथ थे, और एक उस टाइम पे एक जैसे डॉक्टर तो नहीं, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं जिसको फौज में, तो एक नर्सिंग असिस्टेंट। ये पहला ऑपरेशन था जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट हमारे साथ इतने दूर तक था। और किस्मत, ये भी किस्मत ही थी कि पहले ऑपरेशन में नर्सिंग असिस्टेंट हमारे साथ था। और उसने क्या 2 मिनट भी नहीं लगे थे हमारा। एक तो जैसे 3-4 बंदे एकदम से लग गए लोग। एक स्टार्टिंग में एक बंदे ने, क्योंकि ये नर्वस जो होती हैं, नसें होती हैं, ये ब्लीडिंग होने से, मतलब ब्लड लॉस होने से ये दिखनी कम हो जाती हैं, बाद में पतली हो जाती हैं। तो एक ने IV लगाया, एक ने अल्टरनेट IV के लिए दूसरा एक लगाया, कैनोला लगा के उसको बंद कर दिया कि रात में हो सकता है, क्योंकि पूरी सबको ये लग रहा था कि इसका बचना ही मुश्किल है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हम कैसे तय करेंगे। अच्छा, उसके बीच में ये भी चला कि मुझे यहीं पे छोड़ दो। ये तो फ़र्ज़ बनता है किसी का भी, मेरी वजह से मेरे साथ वाले की जान ना जाए, कम से कम मेरे से ही काम चल जाए। और पीछे से अगर आ रहे हैं तो फिर उनको रोकने के लिए मैंने वो, मतलब खुद बोलने से भी ठीक नहीं लगेगा कि मैंने कितना कोशिश किया होगा उस टाइम पे कि तुम मेरे को एक AK दे दो और कुछ आमनेसन दे दो, मैं उनको यहीं रोक के रख लूँगा रात भर। प्रिपेयर्ड थे आप इस चीज़ के लिए कि भाई मैं भी रुक जाऊंगा यहाँ पे, अपने आप को सैक्रिफाइस करना हो तो कर लूँगा? हाँ, करना ही था। वहाँ पे ऑप्शन ही यही था आपके पास कि या तो सबकी जान दिलवा दो या फिर अपने अकेले की जान देने से काम चल रहा है तो वो कर लो। तो मेरे सामने तो, और हर फौजी यही करता है, हर फौजी को यही करना ही पड़ता है, क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी टीम पूरी आपकी वजह से ख़त्म हो, और टीम कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आपको छोड़ के वहाँ पे वापस आया जाए। तो ये एक फ़ौजी का फ़र्ज़ है कि वो ये बोले कि भाई तुम मुझे, मेरी वजह से तुम लोग क्यों वो कर रहे हो, यहीं पे छोड़ो। लेकिन ये भाईचारा है फ़ौज का, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और ये मतलब इसका कोई लेवल भी नहीं होता है। लोग एक दूसरे के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। बाहर तो हम लोग अनुमान ही नहीं लगा सकते कि फ़ौज में हम कितने बड़े बड़े बलिदान करके बैठे हैं लोग, और अपनी टीम के लिए जो अपनी जान की वैल्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपकी जान की वैल्यू वहाँ ख़त्म है। आप सोच ही नहीं सकते हो कि मेरी जान, उसकी जान, किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फ़र्ज़ बड़ा होता है और देश बड़ा होता है, देश की सिक्योरिटी बड़ी होती है। तो इनके लिए आप अपना सेक्रीफाइस भी कर दोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं आपके लिए, देश के लिए बड़ी हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप नाले तक आ गए स्लाइड करके, आप बता रहे थे। हाँ, नाले में पहुंच गए। नाले से जैसे ही हमने दौड़ना स्टार्ट किया, मैं उसकी पीठ पे था, 2 बंदे मेरे आगे थे, 2 बंदे पीछे थे। कुछ बंदे हमने पीछे छोड़े थे। एक बंदे के पास हमारे पास 35 kg प्लस वेट होगा, और उसमें पूरा आप लगा लो पूरा गोला बारूदी है। एक बार तो मतलब पता नहीं कितने लोगों को रोक सकते थे हम, इतनी पावर हमारे पास थी इंडिपेंडेंटली। तो हम लोग ज़्यादातर कैरी इसलिए करते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन करते हैं, और हमारा मतलब पीछे से बैकअप ना भी आए तो भी हम एक बार बड़े से बड़ी स्ट्रेंथ को रोक पाएंगे। 100 मीटर के आसपास ही गए थे हम लोग, और वो कंडीशन ऐसी थी कि नाले में ही दौड़ना था, क्योंकि नाला वहाँ से कम दिख रहा था। नाले में दौड़ते दौड़ते, और पत्थरों की कंडीशन ऐसी थी कि कई जैसे काई लग जाती है ना पत्थर पे और चिकना हो जाता है, तो कुछ पत्थर ऐसे थे जो पानी के अंदर थे, कुछ बाहर थे। तो पैर रखा उसने एक पत्थर पे, आंसू ने, और उसका पैर स्लिप हो गए और पत्थर पैर के ऊपर ही आ गया। पूरा इतना बड़ा पत्थर था वो, पूरा पैर के ऊपर,
और किस्मत अच्छी थी कि 2 पत्थर ऐसे थे और पैर उसके बीच में उसका था, और पैर पंजा ऊपर की तरफ था लेकिन उससे पंजा सीधा हो गया, मतलब पैर और पंजा सीधा हो गया था, और अब वो पीछे गिर गया और वो तकरीबन उसका वेट 90 kg प्लस उसका वेट था, और वो मेरे ऊपर, मैं उसके नीचे और वो मेरे ऊपर, हम दोनों पानी में गिरे हुए हैं। और तब तक पीछे वाले 2 बंदे दौड़ के आए, क्योंकि बंधा हुआ था मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकता था, और जैसे ही खोलने के बाद मैं साइड में खिसका। साइड में एक पैर तो कटाई था, वो तो पानी में डूबा हुआ था, दूसरे पैर का घुटना टिका के मैंने पत्थर हिलाने का कोशिश किया। अच्छा, आंसू नज़दीक नहीं आ पा रहा क्योंकि वो सीधी उसकी बॉडी है और वो कितना स्ट्रेच करे कि वो पत्थर तक पहुँचे, और पहुँचेगा तब भी उसका फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वो सीधा है, पैर उसका घुमा नहीं पा रहा, वो पत्थरों में स्पेस इतना ही है। अब इस कंडीशन में 2 पीछे वाले लोग आए तो हम लोग 2.5 हो गए कुल मिला के, मेरा तो पूरा फोर्स लग ही नहीं रहा था ना। सही बात। तो हम लोगों ने तीनों ने 2.5 ने या तीनों ने कोशिश किया, और कोशिश किया तो पत्थर हिल नहीं रहा था। तब तक आगे वाले दोनों बंदों को बुलाया, पत्थर हिल भी नहीं रहा था उस टाइम पे, और अंधेरा होने वाला था, अंधेरा हो ही रहा था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, और वहाँ पे ये लग रहा है कि अब एक तो था ही, अब ये कैसे जाएगा, इसका पैर टूट गया लग रहा है। इस कंडीशन में फिर हमने क्या दिमाग लगाया कि वहाँ पे पेड़ वेड़ जो दुनिया भर के मतलब उसमें नाले में बह रहे होते हैं, कटे होते हैं, तो वो पेड़ का एक बड़ा सा वो था, लकड़ी था एक बड़ा, तो वो दूसरी साइड बीच में जगह बना के हमने उसके नीचे डाल दिया, पत्थर के नीचे, और उसके नीचे पत्थर डाल के और उसको पीछे लटक रहे थे हम लोग। तो जैसे ही लटके तो वो ऊपर से मतलब वो पत्थर उठ गया, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा ही मिला, उसने पैर खींच लिया अपना बाहर पैर खींचते ही मतलब उसकी ये कंडीशन हो गई थी कि वो पैर उसका इतना सूज गया था, इतना मोटा हो गया था कि वो जूता नहीं निकल रहा था, उसका जूता निकला ही नहीं उसका, ये कंडीशन उसके पैर की हो गई थी। अब एक बंदा और कम हो गया, अब वो मतलब एक तो इतना हैवी, मेरा तो वेट फिर भी ठीक है तकरीबन 63 के आसपास होगा, वो 90 प्लस, उसको कौन लेके जाएगा। वो बंदा अपने दम पे चल के पीछे पीछे वो अपने दम पे चल के आया, मेरे को दूसरे बंदे ने कैरी किया। हम लोग फिर अगली हमारी पार्टी थी वहाँ पे मिले, वहाँ से मिलने के बाद हमने वो नाला छोड़ा, लेकिन जहाँ से स्टार्ट किया तो वो कंडीशन ऐसी थी कि स्टार्टिंग बताता हूँ मैं कि जैसे हमने स्टार्ट किया तो मेरे हाथ में एक एके थी, एक बंदा ऊपर से उस एके को पकड़ के खींच रहा था, एके से पकड़ के एक बंदा ऊपर खींच रहा था, जिसकी पीठ पे मैं था, वो दोनों हाथ से घास पकड़े हुए था, घास और जो झाड़ियाँ होती हैं झाड़ियाँ पकड़े हुए था, दोनों पैर उसके, दोनों हाथ फ्री, मेरे को कपड़े से बांधा हुआ था पटके से, और एक टांग से मैं जोर लगा रहा था, और एक हाथ से अपनी आई भी पकड़े हुए हूँ, एक हाथ से एके जिसको अगला बंदा खींच रहा है, और एक बंदा पीछे से धक्का लगा रहा है नीचे से। इस कंडीशन में हम चढ़ रहे थे। कितना इंटेंस मोमेंट है सर ये, सोचा जाए तो। आप ऐसे आप बता रहे हो लेकिन देखा जाए तो वही बहुत ही वैसा मोमेंट है कि क्या ही करे आदमी। इस कंडीशन में हम चढ़े हैं पहली चढ़ाई, क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता तो बना नहीं है, तो रास्ता भी नहीं रास्ता तो छोड़ो, आप झाड़ियों में ये पैर मेरा बार बार अटक जा रहा है, क्योंकि ये कटा हुआ पैर, ये कहीं टिकना तो है नहीं। फिर मैं उनको बोलूँ रोक रोक यार, पैर कहीं फंस गया है, तो इस पैर को फिर निकालने के लिए एक आदमी चाहिए। अब वो एक आदमी धक्का लगा रहा पीछे से, वो छोड़ दे तो नीचे गिरे। और आप पेन में कितने हो गए उस टाइम? पेन में पेन किलर एक लगाया था। जिस टाइम पे आपको जब ये होता है ना कि पीछे कोई है, अच्छा जब पत्थर गिरा था पैर पे, उससे पहले जो 100 मीटर था मैं सामने नहीं देख रहा था, मैं पीछे ही देख रहा था कि एक बंदा और कोई है, उसको भी लेके चलना है साथ, कि मिलिटेंट है और उसको भी साथ लेके चलना है। तो मैं तो वही सोच रहा था, मैं उनको बोल के भी आया था, मैंने बोला आते हो तो उसको साथ लेके आना यार। तो अब वो बेचारे, वो भी जब उनको कंफर्म कब हुआ, जब उन्होंने वो वायर खींचा और जब उनको लगा कि डेटोनेटर फटा है, फायर नहीं आया, तब वो थोड़ा सेफ महसूस, मतलब तब उन्होंने ये महसूस किया कि हाँ अब हमको थोड़ी देर बाद निकलना चाहिए। लेकिन वो तब तक वहाँ पे रुके जब तक हम इतनी दूर ना चले गए हों कि वो पीछे से अगर कोई आता भी है तो हम तक ना पहुँच पाए। वो हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम तक वहाँ होल्ड किया। उसके बाद उनके पास कितना वेट हो गया होगा, वो कितने ही लोग होंगे जिन्होंने 35-35 kg एक्स्ट्रा वेट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा या फिर उठाया होगा, तो उनकी कंडीशन क्या हो गई होगी। तो एक तो उनके साथ जो हालात हुई होंगी वो तो मैं महसूस ही नहीं कर पाया हूँगा, क्योंकि वहाँ पीछे वो लोग रह गए थे, हम लोग आगे निकल गए थे। अच्छा, जैसे ही उसके टॉप पे हम पहुँचे, पहली पहाड़ के टॉप पे जैसे ही पहुँचे तो ये झाड़ियों में लग लग के और दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो गया था वहाँ पे। और तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो इन्होंने जैसे टच करके किसी ने और देखा, इन्होंने बोला यार ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो गया है, ड्रेसिंग करना पड़ेगा।
अब ड्रेसिंग करना पड़ेगा। एक लाइट का, एक छोटा सा लाइट का इतना सा भी मतलब आपको फ्लैश नहीं देना है, क्योंकि इतने इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें 10 गुना 20 गुना पता नहीं कितने कितने गुना बढ़ा के दिखाया जाता है, दिखता है। तो अगर कोई देख रहा है उनको ये कंफर्म हो, ये कंफर्म नहीं होना चाहिए कि कोई आया था यहाँ पे और इस लोकेशन में है वो, उनको ये भी नहीं पता लगना चाहिए। अब इन्होंने मेरा ड्रेसिंग कैसे किया होगा, स्लीपिंग बैग होता है हमारा एक, स्लीपिंग बैग के अंदर घुस के और ऊपर कंबल डाल के तब इन्होंने मेरा ड्रेसिंग किया वहाँ पे, कि लाइट का एक फ्लैश बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस चक्कर में स्लीपिंग बैग और मतलब स्लीपिंग बैग के अंदर घुस के तब इन्होंने खून का पूरा ड्रेसिंग, स्लीपिंग बैग पूरा खून से भरा हुआ, और तब इन्होंने मेरा ड्रेसिंग किया, सेकंड ड्रेसिंग। फिर इसके बाद हम तो इन्होंने फिर अच्छा हालत ऐसी हो गई थी, जैसे ही आप पहाड़ पे चढ़ते हो, एक बंदा आपने कैरी किया हुआ है और वो अगर आप किसी को कैरी करते हो तो आपकी हाइट छोटी हो जाती है वहाँ, तो ये बार बार टकरा रहा है। तो इन्होंने बोला कि यार ऐसे नहीं हो पाएगा, स्ट्रेचर बनाते हैं। स्ट्रेचर क्या होता है, जो हॉस्पिटल में हम कैरी करते हैं, और वो चलाने वाला नहीं, मतलब कैरी करने वाला, जिसको दो आदमी, एक दो आगे से दो पीछे से पकड़ते हैं। तो इन्होंने स्ट्रेचर ऐसे पकड़ा है कि डंडे तो लिए हुए थे सबने ऊपर चढ़ने के लिए, हेल्प के लिए, तो 2 डंडे हमने लंबे लिए, और पोंचो होता है हमारा जो बारिश में काम आता है, उससे जुगाड़ करके हमने स्ट्रेचर बनाए। हम बनाते हैं ये, मतलब इमरजेंसी में ऐसा काम, ये मतलब हमारी प्रैक्टिस में शामिल था। स्ट्रेचर बनाया, स्ट्रेचर बना के एक स्लीपिंग बैग मेरे पैर के नीचे रख दिया, स्ट्रेचर के साथ मुझे बांध दिया, और हम लोग थोड़ा सा ही चले थे, मतलब 30-40 मीटर के आसपास हम चले होंगे, और तो वो रास्ता था ही नहीं चलने के लायक, लेकिन हम टॉप पे ही जा रहे थे। और धीरे धीरे मैं मतलब टर्न होना शुरू हुआ, और मतलब मैं उल्टा हो गया था, और मेरा पैर सबसे पहले नीचे लगा ज़मीन में, और आपने स्लेज गाड़ी देखी होगी बर्फ़ में, सेम वो कंडीशन थी, और मैं नीचे खाई में पता नहीं कितना तकरीबन गया होऊंगा, तो 50-60 मीटर कम से कम गया होऊंगा, और वहाँ पता नहीं अंधेरे में किस चीज़ से लग के मैं रुका। लेकिन जब मैं रुका तो 2 मेरे बड़ी मेरे साथ, एक शिशु, साथ में ही गिर गए थे आपके? वो मेरे साथ, उन्होंने छोड़ा ही नहीं, एक शिशु, एक ओपी। तो ओम प्रकाश 9 पैरा SF के एक हमारे मेरे दोस्त अच्छे, और 2016 पंपोर में शहीद हुए हैं वो, तो उन्होंने अपनी शहादत बाद में दिया है, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो। तो इन दोनों ने मुझे पकड़ रखा था, और जहाँ पे लग के मेरे मुंह से आवाज़ निकली थी ऐसे लग के ना जैसे ही, तो उन्होंने बोला हूँ क्या कर रहा है भाई, इधर ही हम भी। तो मैंने बोला साले तुम अभी तक साथ ही हो? तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे यार। तो मेरे को खींच के दोबारा से वापस लेके गए वो लोग दोनों, ऊपर दोबारा पहुँच के फिर बोला कि यार स्ट्रेचर नहीं बनाया जा रहा है किसी भी हालत में। अच्छा, मेरी कंडीशन ये हो रखी थी वहाँ पे कि बार बार कुछ ऐसा हो ही रहा था, कभी झाड़ियों में पैर फंस गया, मैं इस चक्कर में बेहोश नहीं हो पाया, क्योंकि इतना ब्लड लॉस होने के बाद आपकी 2 बार ड्रेसिंग हो जाए, और फिर वो जो नसें थी वो बंदी नहीं है, और आप मतलब वो खुली हैं, वो पिचकारी की तरह खून निकल रहा है जब भी खोल रहे हो, और वैसे भी बार बार ड्रेसिंग जितना भी था वो मतलब भीगी जा रही थी। इस कंडीशन में बोला नहीं, अभी दोबारा से स्ट्रेचर नहीं, दोबारा पीठ पे कैरी करते हैं। और पीठ पे कैरी करना मतलब मुश्किल नहीं, असंभव के जैसा था। फिर दोबारा उन्होंने किसी तरह कोशिश करके मुझे कैरी किया। फिर हम लोग तकरीबन 3:30 के आसपास एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे अपने लोग थे, और वहाँ से फिर एक बार फिर ड्रेसिंग करना पड़ा, क्योंकि ब्लड लॉस, फिर दोबारा से ब्लड बाहर निकल रहा था। वहाँ पे ड्रेसिंग हमने दोबारा से किया। दोबारा ड्रेसिंग करने के बाद फिर वहाँ से पोर्टर होते हैं जो सिविलियंस होते हैं, और बोझ कैरी करते हैं हमारे लिए, फ़ौज के लिए। तो उन्होंने मुझे कैरी किया, और उन्होंने वो दौड़ के वहाँ से दौड़ना शुरू किया था 3:30-4 बजे से उन्होंने, और तकरीबन 7:30 बजे तक दौड़े हैं वो लोग, दौड़े हैं लेके। पीठ पे नहीं, स्ट्रेचर बना लिया आगे, क्योंकि अपनी पोस्ट आ गई थी, वहाँ से फिर रास्ता था ना, तो तब तो रास्ता क्लियर था, उनको डेली अप डाउन करते थे वो लोग सामान लेके। अब ये समझ लो कि 4 बजे से लेके 7:30 तक वो लोग दौड़े हैं, हम कितनी दूर पहुँच गए थे। और वहाँ फिर सुबह हेलीपैड तक पहुँचना ज़रूरी था, जहाँ पे हेली लैंड होगा, क्योंकि मुझे हेली से एक्टिवेट करके हॉस्पिटल लेके जाना था। तो वहाँ से मुझे निकाल के वो लोग ले गए, फिर हेली आया, हेली से मैं श्रीनगर हॉस्पिटल पहुँचा, फिर वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हुआ मेरा। तो तकरीबन 1.5 महीने के आसपास में दोबारा से फिर चलने के, मतलब 1.5 महीने तो हॉस्पिटलाइज था, ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद फ़ौज की तरफ से मुझे एक पैर मिला चलने के लिए,
और चलते चलते आज मैं दौड़ने पे पहुंच गया हूं। और इसके बीच में मेरी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने अभी तक करी हैं। बताओ ना सर, बतानी चाहिए वो अचीवमेंट्स भी। मैं जब मेरा पैर कटा तो उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि यार, पहले तो थॉट आते हैं कि आपके दिमाग में कि ऐसा क्या बुरा किया था किसी का। फिर धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब सब कुछ चला गया है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब क्योंकि मैं चल ही नहीं पाऊँगा। फिर धीरे धीरे मेरे थॉट्स थोड़े चेंज होने लगे। मैंने बोला जीना तो है ही यार, तो अब चाहे डेढ़ टांग के साथ ही जीना पड़े, लेकिन जीना तो है ना। और जीने के लिए अब रास्ते बदली हुए हैं। और इतना टाइम मैंने कुछ प्रोग्राम बना रखे थे अपने, कुछ मतलब भविष्य के लिए हर आदमी अपने प्लान बनाता है, तो वो सारे प्लान मेरे 1 सेकंड में ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा ऐसे तो नहीं जीना है, ऐसे तो नहीं जीना है। और हो सकता है कि अगर मैं बचा हूँ तो कोई तो मकसद होगा इसके पीछे, कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले का होगा। उसने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए स्पेशल प्लान किया होगा जो जिसके लिए मेरा पैर काटना पड़ा। इसका मतलब कुछ बड़ा प्लान है उसका, और मुझसे कुछ और अलग करवाना चाह रहे हो। तो वहाँ से निकल के, और तकरीबन मेरा उसके बाद 1 महीने के बाद, जैसे 1.5 महीना तो हॉस्पिटलाइज रहा मैं, उसके बाद फिर 1 महीने में मेरा पैर वैर लग गया था। और उसकी भी बहुत सारी स्टोरी हैं, मोटिवेशनली हैं वो भी। तो जैसे ही मेरा पैर जिस दिन मेरा पैर लगा था, ये मुझे पैर मिला था, मैंने जो क्रैचर होते हैं, जो स्टिक होती हैं मैंने वो फेंकवा दी थी। मैंने बोला अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ जो बड़ी थे मेरे, उन्होंने बोला सर ये क्या करवा रहे हो, इसका तो सहारा मतलब ज़िंदगी भर का ही सहारा है। तो मैंने बोला नहीं, अब पैर मिल गया है, अब इसका सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो फेंक दिया था, तो मेरा पैर छिल गया था पूरा। डॉक्टरों ने मेरे को बहुत डांटा, बहुत बोला यार तू पागल है, तू क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, तेरा पैर छिल जाएगा। तो मैंने बोला या तो व्हीलचेयर या पैर, बस, तीसरा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि मेरा सोचना अलग था थोड़ा सा। मैं सोच रहा था ये स्टिक लेके ना, फिर मैं पैर पे मेरा बिलीव कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्टिक का अगर एक ऑप्शन और मिल गया, मुझे 100% इस पैर को देना है। और इस पैर को दे के ही मैं मतलब अंदर से मुझे इसके साथ मेरी फीलिंग मैच तभी करेंगे पैर के साथ। हो सकता है पैर की फीलिंग नहीं होंगी, लेकिन मैं इमोशनली उससे अटैच होना चाहता था, उस पर 100% बिलीव करना चाहता था। और मैं चाहता था कि ये पैर वैसे ही मेरा साथ दे जैसे मेरा पैर था, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं था इस पैर के अलावा ना। तो नकली पैर लगा के भी मेरा कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए मेरे पास। तो मैंने फिर कई बार मेरा पैर छिला उस टाइम पे, लेकिन जब मैं चलने लगा तो मुझे डिफरेंस इसका पता लगा कि मैं बाकी लोगों से कितना सही। मेरा पैर का पता नहीं लगता है आज भी कि मैं कितना मतलब ठीक ठाक चल लेता हूँ। चलने से मुझे पता नहीं लगता है मेरा, इसी वजह से है। तो इसके बाद फिर मैंने स्कूबा डाइविंग किया, और स्कूबा डाइविंग करने के बाद फिर हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने किया है सक्सेस। ये था लार्जेस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज की टीम है, और ये हम लोगों ने ट्रैक किया है सियाचिन ग्लेशियर। और ये 8 लोगों की टीम गई थी, और ये क्लो ग्लोबल मेजर जैकब सर की टीम है, ये कंपनी है। तो जिनकी सपोर्ट से और इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने एक एक्सपीडिशन प्लान किया था। तो कुमार पोस्ट एक जगह है, और इसके लिए पीएम सर ने मन की बात में नाम के साथ मतलब बोला हुआ है और ट्वीट किया हम लोगों के लिए। इसके बाद इसमें भी जितने भी लोग हम थे 8 लोग, जिनमें से एक सिस्टर थी और 7 लोग हम मतलब मेंस थे। इनमें से पैर वाला मैं अकेला हूँ जिसका पैर नहीं था, बाकी डबल हैंड एम्पुटी है और 100% ब्लाइंड हैं। इसके बाद सिंगल हैंड एम्पुटी है, लेकिन लेग एम्पुटेशन वाला मैं अकेला शख्स हूँ वहाँ पे, जो कुमार पोस्ट तक ट्रैक करके आया। वाह सर। तो इसके बीच में भी बड़ी सारी दिक्कतें हम लोगों को हुई हैं, लेकिन वो दिक्कतें तो होंगी ही ना, तभी तो आप अगर कुछ आप ऐसा अचीव कर रहे हो कि जो अल्टीमेट है और लोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पहली बार कुछ ऐसा करोगे तो आपके सामने दिक्कतें तो आएंगी। इसमें भी बड़े सारे इंसिडेंट हुए, रास्ते में भी बड़ी दिक्कतें हुई, बहुत सारे इसकी भी स्टोरीज़ हैं, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोगों ने वो किया। और आज वो मिसाल है कि सियाचिन ग्लेशियर ट्रैक करने वाले हम पहले इंसान हैं जो उस जगह पे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ 8 लोग पहुँचे। वाह। इसके बाद फिर अभी मैं मैराथन रनर हूँ, और इसके बाद मेरे और कुछ प्रोग्राम हैं जो अभी शूटिंग भी करते हो आप? हाँ, फिर उसके बाद मैंने शूटिंग में 45 दिन की प्रैक्टिस में नेशनल मेडल लिया है। केवल 45 दिन की प्रैक्टिस में नेशनल मेडल मैंने लिया है। बाप रे। और
ये भी इसमें दिन के 8-8 घंटे 9 मतलब एक जुनून था, एक जज्बा था कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो मुझे सबसे अलग करे। और ये कैटेगरी होती है, जैसे मान लो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की एक कैटेगरी अलग ही हो गई, और हम लोग क्या करते हैं इसमें आने के बाद ना फिर अपने आप को थोड़ा अलग समझने लग जाते हैं कि हाँ यार नहीं, मैं तो बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, मेरा अभी जीने का तरीका बदलना चाहिए, अब क्योंकि हम डिसेबल्ड लोग हैं तो हम अलग ही तरीके से सोचना शुरू कर दें। मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैंने वो छोड़ा नहीं अपना। एक तो स्पेशल फोर्सेस जो माइंडसेट होता है उसका मैंने पूरा इस साइड में यूज़ किया, और उसका मुझे ये फ़ायदा मिला कि आज मैं बहुत लोगों से जो एबल बॉडी वाले लोग हैं उनसे मैं काफ़ी लोगों से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो आज एबल बॉडी भी कुछ ही लोग कर पाते हैं, ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। सही बात है। तो ये सब मैंने उसके बाद किया है और अभी कर रहा हूँ, करता रहूँगा और ज़िंदगी भर करूँगा। मेरे पापा ने एक बार मुझे बोला था कि उन्होंने मतलब मेरे को असली आग तो तब लगी थी कि पापा ने बोला बेटा तू टेंशन मत ले, ज़िंदगी भर भी तेरे को चारपाई पे बैठे पानी पिलाना पड़ेगा तो मैं पिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा तेरे को। तो मेरे को बड़ा लगा दिल में, मैं बोला यार क्या इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि साला यार बाप बेटे को ज़िंदगी भर खिलाएगा पिलाएगा। तो वहाँ से मेरा मतलब वहाँ से ऐसी आग लगी कि मैंने बोला साला अब ये ज़िंदगी नहीं जीनी भाई, अब तो मतलब इतना कुछ करना है कि इनको ये महसूस कराऊँ कि ये सोचें कि यार ये बेटा पैर ज़रूर कटा है लेकिन ये पहले से ज़्यादा कहीं मैच्योर, पहले से ज़्यादा कहीं ये मतलब इंडिपेंडेंट हो गया है, और मतलब अच्छे मतलब प्राउड फील करवाने वाला चक्कर मेरे अंदर आ गया। तब मैं फिर उस ट्रैक पे गया कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है। ये मेरे पापा की वजह से मैं मतलब मेरे विचार वहाँ चेंज हुए। दूसरा, वहाँ तक नेगेटिव थॉट तो थे ही थे मेरे दिल में। हॉस्पिटल जब मैं गया पुणे, तो वहाँ पे 150-200 बंदे पूरे हाथ पैर कटे हुए, वहाँ पे मैंने देखा ना उनकी हालत, तब तो आप थोड़े से पॉजिटिव हुए थे फिर तब मुझे वहाँ से फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे मुझे ये पता लग गया था कि मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा, और मेरा इतना ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा लोग जी रहे हैं। तो वो लोग जो हंस रहे हैं, वो लोग मजाक कर रहे हैं, वहाँ पे मज़े हो रहे हैं उनके, मतलब वो ऐसा फील कर रहे हैं। मैं वहाँ पे ऐसा फील कर रहा हूँ कि यार साला मुझे ऐसा लग रहा था मेरा ही कटा, बाकी सभी ठीक है। दोनों हाथ कटे हुए लोग, दोनों पैर कटे हुए, दोनों पैर एक हाथ नहीं है, आँखें नहीं है, ऐसे लोग वहाँ पे, और वो बिल्कुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने बोला साला मैं ही परेशान हूँ लग रहा है, बाकी सब तो मज़े कर रहे हैं आप। तो तब से फिर मेरा चेंज हुआ, और उसके बाद से फिर घर वालों की स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो रही है। घर वालों का क्या हुआ था कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँच गया था, और ये लोग मेरे से रास्ते भर, मेरे जैकब सर और ये जितने भी मेरे वहाँ पे साथ वाले थे, ये लोग मुझसे बार बार नंबर मांग रहे थे घर के। तो मैं समझ गया था इनकी बात कि नंबर मांग रहे हैं और ये घर पे फ़ोन करने वाले हैं, और इनका सोचना भी सही था। ये सोच रहे थे कि ये कहीं बेहोश ना हो जाए, और बेहोश हो गया तो फिर मतलब मुश्किल ही है। तो बस वही था कि 0.1% चांस था कि ये ज़िंदा वापस पहुँचेगा उस जगह से, क्योंकि जगह ही ऐसी थी और दूरी इतने थे हम लोग कि वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको कोई चांस ही नहीं था कि वहाँ तक ज़िंदा किसी तरह पहुँच पाए हम लोग। और इसके बीच में तो ये इन्होंने कई बार मेरे से नंबर मांगे, मैंने नहीं दिया इनको। क्यों सर, आप क्यों नहीं दे रहे थे? मैं इसलिए नहीं दे रहा था कि मुझे पता था ये घर पे फ़ोन कर देंगे, और मुझे ये भी लग रहा था कि अच्छा मैंने अपने हाथ पे नंबर लिख दिए थे। अच्छा, इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लोग देख लेंगे। हाँ। तो मैंने हाथ पे लिख दिए थे, लेकिन मैंने वैसे दिया नहीं था इनको। दिया इसलिए नहीं था कि ये थोड़े पैनिक करके और घर पे फ़ोन ना कर दें, इस वजह से मैंने नहीं दिया। ये मैं सोच रहा था। घर वालों को पता लगा, इन्होंने जैसे सुबह हम एक जगह पे पहुंचे थे और वहाँ पे वो वाली थी लैंडलाइन वाला फ़ोन जैसा होता है, सैटेलाइट वाला फ़ोन था कहीं। तो वहाँ से मेरे सीईओ को फ़ोन कर दिया था इन्होंने, मेरे जैकब सर ने सीईओ को फ़ोन कर दिया था, और सीईओ सर ने फिर सुबह होते ही मतलब घर के नंबर चाहिए थे, तो उन्होंने बोला यार अजय के आसपास का कोई है तो मेरे गांव का ही एक दूसरा बंदा जो महेंद्र नाम था उसका, तो वो मेरे गांव का ही था और वो उस जगह पे पोस्टेड था जहाँ पे मैं था। उसने मेरे घर के नंबर, एक दोस्त था मेरे छोटे भाई का, उससे उसने नंबर लेके उनको दे दिया। तो मेरे पापा के पास सुबह जब फ़ोन गया था तो उन्होंने बोला कि अजय को चोट लगी है, उसका पैर किसी माइन पे पड़ा है और आप लोगों को इन्फो के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पापा ने बोला ठीक है बात कराओ। अब मेरे सीईओ कहीं दूसरी जगह, मैं श्रीनगर, मुझे हेली लेके गया, सीईओ को पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में गया हूँ और हमारा आपस में बात नहीं हुई है, मैं ऑपरेशन थिएटर में अंदर हूँ। अब सीईओ सर ने बोला कि अभी बात तो नहीं हो पाएगी, वो बेहोश है।
तो उन्होंने बोला बेहोश है तो फिर थोड़ा ही नहीं लगा होगा, आप मुझे सीधा बताओ कि मेरा बेटा नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपका बेटा ठीक है, तो फिर बात कराओ ना। तो उन्होंने बोला मैं कैसे बात करा सकता हूँ, अभी बेहोश है, जैसे होश में आएगा मैं बात करा दूंगा। तो उन्होंने बोला फिर पैर में नहीं लगी, आप अगर पैर बोल रहे हो तो फिर बेहोश कैसे हो गया, तो फिर बेहोश नहीं है, तो यहाँ पे कोई लेडीज़ नहीं है घर की और मैं मतलब मैं झेल सकता हूँ, आप मुझे सीधा बताइए, हम डेड बॉडी लेने आते हैं। तो ये मेरे पापा की वर्डिंग है। तो जिससे नंबर लेके दिया था वो तब तक मेरे घर पे पहुंच गया, क्योंकि उसने बंदे ने बोला था कि एक ब्लास्ट हो गया है और उसमें अजय को चोट लगी हुई है। अच्छा, जिसने नंबर लिया था घर से उसको भी ये नहीं पता था कि उसकी कंडीशन कैसी है, उसको भी ये पता था कि हाँ किसी हॉस्पिटल में लेके गए हेली से, अब कैसा है किसी को पता नहीं वहाँ पे। और हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन था नहीं, क्योंकि मैं तो 1.5-2 घंटे मेरे उसके बाद हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन में ही लग गए थे। अब पापा ने मम्मी को बोला कि अजय को चोट लगी है, घर पे मत बताना। अब घर पे मेरे छोटे भाई की मिसेज और मेरी वाइफ, मेरे छोटे भाई की वाइफ और मेरे को उस टाइम पे 2 बच्चियां थी। तो पापा ने बोला मैं देखने के लिए जा रहा हूँ और बच्चों को संभाल लेना। अच्छा, वो जो दूसरा लड़का था तब तक वो आ गया था जिसने नंबर दिया था मेरे पापा का, मेरे छोटे भाई का दोस्त था वो। ये दोनों मिलके इन्होंने टिकट कर लिया बाई एयर का, श्रीनगर का, और ये लोग अपने हिसाब से डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे। ये लोग गुड़गांव पहुंच गए थे और गुड़गांव के पास सीओ का दोबारा फ़ोन आया इनके पास, मतलब रास्ते में इन्होंने बता दिया था, सीओ का नंबर तो मिल ही गया था, तो इन्होंने बता दिया था कि हम आ रहे हैं, यहाँ से चल दिए। और सीओ सर को लगा कि ये चल दिए तो कहाँ जाएंगे अब, जबकि मैंने तो इन्फो के लिए बताया था कि और ज़रूरी भी है, उनकी ड्यूटी है ये बताना, लेकिन वो इतना सीरियस ले लेंगे ये सीओ को नहीं पता था। तो उन्होंने फिर मेरे से संपर्क किया और हॉस्पिटल में पता किया, हाँ है, कहाँ है, ऑपरेशन थिएटर में है। तो अब ऑपरेशन थिएटर में तो बात कैसे होगी, बोला ठीक है बाहर निकलेगा तब बात कराएंगे। तब तक इन्होंने गुड़गांव क्रॉस कर लिया। अब ये लोग मेरे पास जब कॉल आया तो वो वैसे कोडलेस पे आया था, तो कोडलेस पे मैंने सीओ सर ने मेरे को बोला कि यार अजय गलती हो गई है, तो मेरे मुँह से सीधा यही निकला कि बता दिया घर पे। तो उन्होंने बोला हाँ यार बता दिया, ये मेरी ड्यूटी है, बाकी अब क्या करें। तो मैंने बोला चल दिए घर से। तो उन्होंने बोला हाँ तेरे पापा चल दिए, तू जल्दी बात कर, उनको रोक। तो मैंने बोला कहाँ पे, कितनी देर हो गई। तो उन्होंने बोला वो अभी पीछे मैंने फ़ोन किया तो गुड़गांव के आसपास कहीं थे, पालम उतरना था उनको। मैंने बगल वाले का फ़ोन लिया, मेरा फ़ोन वहीं छूट गया था, बगल वाले का फ़ोन लिया, फ़ोन लेके मैंने फ़ोन पे बताया पापा मैं अजय बोल रहा हूँ। पापा ने बोला नहीं आप कोई और हो, आपकी आवाज़ ही नहीं लग रही है, क्योंकि उनके दिमाग में वो बैठा हुआ था कि हम। फिर मैंने बोला नहीं मैं अजय ही बोल रहा हूँ। बोला नहीं नहीं आपकी आवाज़ अजय जैसी लग नहीं रही बेटा, आप कौन बोल रहे हो, पागल मत बनाओ और हमको डिस्टर्ब मत करो आप ज़्यादा, मतलब हमारा माइंड पहले ही स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो मैंने बोला आपके साथ कौन है। तो उन्होंने बोला कि अन्नू है, अन्नू। तो अन्नू का गांव का नाम दूसरा था। तो मैंने बोला फ़ोन दो उनको। जैसे फ़ोन दिया तो मैंने बोला हाँ भाई नंबरदार ठीक है तू। अच्छा। तो उसने बोला दादाजी अजय ही है। तो उन्होंने फ़ोन पापा को दिया। तो मैंने पापा को बोला यहाँ से वापस चले जाओ, मैं ठीक हूँ, मेरा एक पैर उड़ा है, बाकी मुझे कुछ नहीं हुआ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ठीक ठाक हूँ। तब तक उसने भाई को फ़ोन लगा दिया। भाई ने बोला मैं बाई एयर निकल रहा हूँ, आप लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, आप लोग जब तक उसकी शक्ल नहीं देख लेते तो आप लोग वापस नहीं जाना। अब तब तक मैंने पापा को कन्विंस कर लिया कि आप लोग वापस चले जाओ, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में आ रहा हूँ करके मैंने बहका दिया था। लेकिन जैसे ही फ़ोन कटने के बाद उसने बोला कि नहीं नहीं दादाजी हमको चलना है, और छोटे भाई ने ऐसे बोला है उनके ने। अब मैं टेंशन फ्री हो गया, मैंने सीओ को कॉल कर दिया कि सर ठीक है हो गया है, अब वो लोग वापस जा रहे हैं। 10 मिनट बाद दोबारा से आ गया नहीं हम आ रहे हैं। फिर मैंने दोबारा से बताया कि यार, बोले यार अब कैसे रोकें क्या करें। फिर किसी को साथ भेज के और पापा और वो लोग श्रीनगर तक पहुँचे। उन्होंने देखा, एक पैर देख के वापस आ गए थे, रामबन बनिहाल के आसपास आके फिर मेरे को कॉल गया वापस, हम वापस आ रहे हैं। मैंने बोला क्या हुआ, बोला एक ही पैर कटा है ना। मैंने बोला यार एक ही कटा, अभी तो दिखाया। बोला नहीं दूसरा हमने देखा नहीं था। अरे मैं बोला तुम वापस जाओ यार घर पे, अभी कहाँ वापस चक्कर काटोगे भाई, देख लेना, जान तो बची है ना, बात हुई है ना, तो ठीक हूँ मैं। तो इनको बड़ी मुश्किल से मैंने वापस भेजा। इसके बीच में ये लोग जैसे जम्मू क्रॉस किया इनके फ़ोन बंद हो गए। अब और इनको इतना भी, ये लोग मतलब
इतना भी इनको नहीं रहा कि एक बार मम्मी को फ़ोन करके बता दे। हम्म। और मम्मी को ये टेंशन हो गई कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, लड़का नहीं है। आपकी मदर को पता ही नहीं कि बात हो गई है, ठीक है, क्या है? नहीं, मम्मी को कुछ नहीं पता। मम्मी को नहीं पता है। ये लोग वहाँ से चले गए, मम्मी को नहीं बताया इन्होंने। ओह शिट। और उसने इसलिए नहीं बताया, वो जो दूसरा लड़का जो साथ था उसने इसलिए नहीं बताया कि उसने सोचा होगा कि लेडीज़ को कोई थोड़ी ना बता के आया होगा। और पापा का दिमाग तो वैसे ही फ्यूज उड़े हुए थे, तो पापा तो वैसे ही टेंशन में थे और मम्मी को नहीं बताया। मम्मी इस बीच क्या कर रही थी, पड़ोसियों के यहाँ जाके रो के आ रही थी। मतलब पड़ोसियों के यहाँ जाके रो रही है। और क्योंकि घर में बच्चे हैं, 2 बहू हैं, और उनके सामने आके मम्मी ने क्या बोला कि तुम्हारे मामा जी को एक्सीडेंट हुए हैं, चोट लगी है, और आपके पापा वहाँ गए हुए हैं। मतलब मदर ने अपने भाई को एक्सीडेंट करवा लिया कि इनको महसूस ना हो। ये दोनों लोग मम्मी को सीरियस देख रही हैं और ये सोच रही हैं कि भाई को चोट लगी है, इस वजह से सीरियस। वहाँ पे मेरी वाइफ को नहीं पता है और मेरे छोटे भाई की वाइफ, उनको भी नहीं पता है, दोनों को। गांव में सबको पता लग गया। गांव में बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, तो पूरे गांव ये सोच रहा है कि इन्होंने तैयारी भी कर ली वहाँ पे कि डेड बॉडी आएगी करके। और इस कंडीशन में मम्मी रात को 2-2 बजे मंदिर जा रही है। मतलब एक ही दिन तो बीच में था, दूसरे दिन वहाँ पे गए तो 2 दिन लग गए थे। 2 दिन मम्मी रात को 2-2 बजे तक, मतलब मंदिर पड़ता है 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मम्मी रात को वहाँ, फिर पड़ोसियों ने देखा इतनी रात को कौन आया मंदिर में। गाँव है, गाँव के बीच में है तो लोग पूछ ही लेते हैं। तो मम्मी वहाँ रोने लग रही है। मतलब बाहर सबको पता है और मेरी वाइफ और भाई की वाइफ को नहीं पता है। गांव में लेडीज़ें जहाँ भी जा रही हैं उनके सामने भी, मतलब वाइफ जा रही है और वो आपस में बातें कर रही होती हैं कि, और मेरी वाइफ हंस रही है, उसको बेचारी को एहसास ही नहीं था इस चीज़ का। तो ये कहानी फिर मेरी। बात वो कन्वे कब हुई आपकी मॉम तक, कब पता लगा उन्हें कि? मम्मी को पता लगा जब दोबारा उन्होंने जम्मू क्रॉस किया, उनके फ़ोन चालू हुए। जब दोबारा वो लोग वापस आए जम्मू पहुंच के, उन्होंने फिर मम्मी को फ़ोन किया। और मैंने इसलिए कॉल नहीं किया तब तक कि मैंने सोचा इन्होंने भी नहीं बताया होगा, इसलिए मैंने भी कॉल नहीं किया। और वो मोमेंट कैसा था जब इस पूरे इंसिडेंट के बाद आप फर्स्ट टाइम आके मम्मी से मिले थे, तो उस टाइम कैसा रहा था? मम्मी जैसे मैं वहाँ से आ गया था, अच्छा उसी के बीच में छोटे भाई की वाइफ की डिलीवरी हो गई। और उस कंडीशन में भी वो बेचारी उस टाइम पे वो सब झेल रही थी कि उसको बाद में पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है, और हॉस्पिटल में 1 महीने बाद तक और रुका था मैं। मम्मी का एक बार क्या हुआ कि ये ड्रेसिंग मुझे खुद ही करनी पड़ती थी घर पे, मैं खुद ही करता था। तो इसका जो गोज पीस होते हैं उन पे अगर आप बेटाडीन वगैरह डालोगे तो ऐसा लगता है जैसे ब्लड लगा हुआ है तो इतना ढेर लगा हुआ था उसका। और मम्मी जब घर पे नहीं होती थी तब मैं इसकी ड्रेसिंग करता था। गलती से मम्मी आ गई अचानक से, और जो फर्स्ट टाइम मम्मी ने मेरा पैर देखा, मम्मी वहीं बेहोश और सीधी खड़ी गिर गई। मतलब खड़ी थी और खड़ी सीधी फ्लैट, ऊपर से ही सीधी गिरी नीचे। और ये मम्मी का पहला, मतलब पैर को देख के जो मम्मी की हालत हुई है, वो बिल्कुल वहीं से बेहोश और सीधा नीचे गिर गई। मैं फटाफट ये एक पैर पे गया, मम्मी के मुंह पे पानी वानी डाला, मैंने होश दिलाया। घर पे और कोई नहीं, एक मेरी छोटी बच्ची थी वो बच गई साइड में। छोटी बच्ची थी मेरी, 2012 में, मतलब 1 साल की बच्ची थी मेरी। वो मम्मी उसके ऊपर ही गिरने वाली थी, लेकिन ठीक है, बच्ची को पता नहीं कैसे बच्ची बच गई और मम्मी साइड में गिरी। बाप रे। अच्छा, इसमें दोस्त लोग होते हैं ना, तो मुझे वहाँ से बाई एयर भेजा था यूनिट ने। और तो दिल्ली एयरपोर्ट उतर के, तो मेरे कुछ क्रेजी दोस्त हैं, तो व्हीलचेयर से मुझे एयर होस्टेस लेके आ रही थी बाहर। तो जैसे ही, और मुझे 2 गाड़ियाँ दी गई थी घर तक छोड़ने के लिए। तो मेरे सीओ ने स्पेशल 2 गाड़ी और कुछ बंदे दिए थे कि ये घर तक इसको छोड़ के आना है। तो मेरे दोस्तों ने जैसे ही मुझे देखा, उनको बोला सर आप जाइए यहाँ से, अभी हमने इसको टेक ओवर कर लिया है और अब आप लोग यहाँ से जाओ, आप लोगों का काम हो गया है, थैंक यू बोल के उनको साइड कर दिया। उन्होंने सीओ को कॉल किया, सीओ ने डांटा, यार तू क्या कर रहा है, ये हर बार ऐसे ही करता रहता है। तो मैंने बोला नहीं अब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे दोस्त आ गए। तो आप मानो कि दिल्ली एयरपोर्ट से लेके घर तक जो 100-125 किलोमीटर जितना भी है, हमने बात नहीं करी। पीछे बैठे थे, एक दोस्त मेरा पीछे बैठा था, एक ड्राइविंग कर रहा था, एक आगे बैठा कोई कुछ बोल नहीं रहा। उसकी गोद में पैर रखा हुआ था, मतलब एक पैर उसकी गोद में रखा था, एक नीचे की साइड और मैं खिड़की की तरफ ऐसे बैठा हुआ था लंबा। पूरे रास्ते हमने मुंह से बात नहीं करी। बस आगे वाला जो दोस्त था उसने एक बार बोला पानी पीना है क्या, तो मैंने हाँ यार पिला दोगे तो पी लेंगे, बस ये हमारे शब्द हैं। नीचे गया, पानी लेके आया, पानी पिया, और हमारा आपस में मतलब नज़रें मिले, लेकिन हम बोल नहीं रहे हैं। मतलब क्या माहौल होगा आप ये देख लो कि वो जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का सफ़र है, वो हम मुँह से बात ही नहीं किया हमने कि वो क्या मुझसे पूछे या क्या मैं उनको बताऊं, या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे दोस्त है।
और वही दोस्त जो रात को जिसको पता लगा था, वो रात के 1-1, 2-2 बजे किसी के घर जाके पता कर रहे थे कि उसको पता है क्या हुआ है। अच्छा मम्मी यहाँ पे है, मम्मी से तो पूछ नहीं सकते कोई, पापा लोगों का फ़ोन नहीं मिल रहा है। अब जो दोस्त गांव में जितने थे वो लोग एक दूसरे से रात को 1 बजे 2 बजे दिन में जैसे ही उनको पता लगा ऐसा हो गया है, अब ऐसा हो गया तो उनको कहाँ से पता लगे, उसको पता होगा, वो उनसे क्लोज है थोड़ा, वो उनके घर पे जाता रहता है। फिर किसी को पता लगा कि एक दोस्त है मेरा पुराना पवन, तो और मनोज है मेरा दोस्त जो घूम रहा था, रात के 2-2:30 बजे जाके उसके घर पे पता कर रहा है, यार खड़ा हो, मतलब जगाया, वो बोला यार रात को क्या हो गया, बोला यार तू कहानी बता मुझे क्या है। मतलब रात रात भर लोग घूम रहे थे वहाँ पे, गांव का ऐसा माहौल होता है। तो सर आपको मोटिवेटेड रखने के लिए जब लोग गिर भी रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, मतलब स्ट्रेचर से भी आप गिर गए, तो टीम का ओवरऑल मनोबल कैसा था और आपका माइंडसेट क्या था उस टाइम पे? आपको बेहोशी, वीकनेस ये सब नहीं हो रही थी? जब हम लोग चले थे ना तो जहाँ से पहली वाली चढ़ाई हमने चढ़ना स्टार्ट किया, वहाँ तक तो दिमाग में ये था कि कुछ ना कुछ है, कोई पीछे है, हो सकता है आ रहा हो पीछे, या फिर पीछे वाली पार्टी का क्या हो रहा होगा, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब ऊपर चढ़ के पहली बार गिरे और वो जो हालतें हुई, तो मेरे साथ वालों को ये समझ में तो आ गया था कि या तो ये बेहोश होगा थोड़ी देर बाद, या फिर इसको आगे कैरी कैसे करेंगे, ये बहुत भारी दिक्कत थी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इसको लेके कैसे जाएंगे और ये पहुंचेगा कैसे वहाँ तक। तो सबसे बड़ा इनका चैलेंज यही था कि इसको बेहोश ना होने दिया जाए। अब इसके लिए क्या कर रहे थे, बीच में कुछ मतलब कोई या तो चोटी काट रहा है, मतलब टांग कटी पड़ी है, लेकिन ये मजाक इसलिए कर रहे थे, मुझे समझ में भी आ रहा था। कोई कुछ बोल रहा है पीछे से, जहाँ ड्रेसिंग कर रहे थे वहाँ इनको लगा कि अभी क्योंकि थोड़ा बॉडी ठंडी होगी और ये कहीं बेहोश ना हो जाए, तब तक कोई पीछे से कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ तक का यहाँ पे मतलब इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, और मतलब बेहोश ना हो इस वजह से इन्होंने मुझे पानी इतना पिला दिया, तकरीबन 2-2 लीटर की 2 बोतलें मैं पी गया था, थोड़ा थोड़ा करके पूरी रात में, तो बहुत हो जाता है। तो और टॉयलेट के लिए बड़ी दिक्कत आ रही कि वहाँ की, मैंने बोला कि अब तो फट जाएगा, मतलब अब सहन शक्ति से बाहर हो रहा है और मुझे इस पैर से ज़्यादा यहाँ दर्द हो रहा है। तो आप टॉयलेट नहीं कर पा रहे थे? टॉयलेट कर नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ सुबह हो गई थी ऑलमोस्ट। तो सुबह के टाइम पे मैंने इनको बोला कि चलो यार यहाँ कोशिश करते हैं करने की। तो जैसे 2 बंदे खड़े हैं, दोनों के पीठ पे कंधे पे, दोनों के कंधे पे हाथ रख के हम तीनों एक साइड डायरेक्शन में देख रहे हैं पहाड़ की चोटी से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एक दिमाग से मैसेज आता है और वो मैसेज आपके नीचे पैर के नीचे तक जाके फिर वापस आता है, तब आपका टॉयलेट रिलीज़ होता है। ये मुझे वहीं पता लगा जाके। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही वो मैसेज वहाँ पहुँचे, वो करंट जैसा झटका, आगे तो नसें पूरी कटी हुई हैं, तो वो वहीं तक जाए और वहाँ शॉक जैसे करंट का लगे और सब वापस। फिर मैं कोशिश करूँ, 1-2 मिनट लगे, फिर एक बार मैसेज जाए, फिर वापस। तो अब ये जो पीछे मेरी टीम बैठी है, ये तब तक पीछे से थोड़ा सा जैसे लगे, जैसे पीछे से थोड़ा सा लगे कि हाँ अब मतलब शुरू होने वाला है, तब तक ये पीछे से कोई पत्थर कंकड़ मार दे पीछे से, तब तक पीछे से कोई बोल रहा क्या कर रहा है बे, 1 घंटा हो गया तेरे को। मतलब इनको वहाँ भी ये या तो मुझे मोटिवेट रखने के लिए, या फिर मुझे एंगेज रखने के लिए, या फिर मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो, या फिर ऐसा कुछ करने के लिए लोग बार बार करे जा रहे थे। अच्छा मैंने इनको बोला कि नहीं यार, तुम भी इसी साइड देख रहे हो, मैं भी इसी साइड देख रहा हूँ, तुम दोनों अपना चेहरा उल्टा करो, मतलब इनका पीठ उस तरफ करवा के फिर मैंने दोनों के गले में हाथ डाल के मैं खड़ा रहा। फिर मैंने ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर पीछे से कोई कुछ बोल दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तकरीबन 20 मिनट हमको लगे वहाँ पे, 20 मिनट लगे हम मतलब मुझे रिलीज़ करने के लिए। 20 मिनट बाद रिलीज़ हुआ, लेकिन हाँ उसके बाद जो मतलब ये लगा लो जन्नत मिल गई। सर उसके बाद जो ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद आपका कितने टाइम के रिकवरी पीरियड था, और फाइनली आपका पैर, अभी आप बता रहे थे कि अभी 2-3 बार चेंज भी हुआ है, तो अभी कैसे, कौन सा पैर लगा हुआ है, ये कैसे ऑपरेट होता है, मतलब थोड़ा उसके बारे में आप बता सकते हो? इसके लिए मुझे लग गया था 1.5 महीना, तो हॉस्पिटलाइज रहा मैं। उसके बाद 1 महीना फिर घर पे रहा छुट्टी, और उसके बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर मेरा पैर लग गया था। और फिर वहाँ से लगा के आए, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। मेरे जैकब सर ने देखा, बोला यार तू दौड़ सकता है क्या? तो मैंने बोला नहीं, दौड़ने ओड़ने का तो इसमें ऐसा कोई सिस्टम मुझे लगा नहीं है। तो उन्होंने बोला चल बैठ मेरे साथ। तो मेजर जैकब मुझे लेके आए दिल्ली, छुट्टी लिया उन्होंने, मेरा छुट्टी, अपना छुट्टी बनाया, और
अपनी गाड़ी में मुझे लेके आए दिल्ली। हम लोगों ने दिल्ली में कोई वर्कशॉप नहीं छोड़ा, हम दोनों ने 1 महीने तक हमने पूरे वर्कशॉप छान दिए, जितने भी फ़ॉरेन के जितने वर्कशॉप होते हैं। तो इसमें यूएई का था, उसमें जर्मनी का था, वर्कशॉप मतलब? आइसलैंड का था, जो नकली पैर लगाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर। ओके ओके। तो दिल्ली में तकरीबन 8-10 से ज़्यादा हम लोगों ने ये सब छान दिए थे। तो उसमें टॉप था, एक जर्मनी की कंपनी थी उसका। तो मैं उसके लिए मतलब मेरा रिकमेंडेशन किसी दूसरे के लिए था, लेकिन ये कॉस्टली था और उनको अच्छा लगा होगा, इस वजह से उन्होंने इसी में चलते हैं, ये सही लग रहा है। तो मैं दूसरे हिसाब से सोच रहा था, मेरा कोई टेक्निकल पॉइंट था और इनका था कि ये महंगा होगा इसलिए अच्छा होगा, और एक्चुअली हुआ भी वही, क्योंकि उस पैर ने मेरा बड़ा लंबा साथ दिया है और बड़ा सबसे कंफर्टेबल पैर मेरा वही रहा है। उसके साथ बहुत टाइम निकला, मेरा बहुत अच्छा टाइम निकला है। पैरों की भी याददाश्त होती हैं कि आपके लिए ना कोई पैर अच्छा होता है तो उसके साथ यादें जुड़ जाती हैं, वो वाला। अच्छा। तो अब वहाँ से उन्होंने अच्छा दिल्ली से मेजर जैकब वहाँ से वापस चले गए और मैंने सोचा कि 1 महीने तक जो इंसान साथ था और आज अचानक से ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया, और मुझे बोल के गए कि ज़रूरी काम है कोई, ये चले गए वहाँ से। मेरा पैर फिनिश होने में 2-3 दिन बचे थे, तो मैंने सोचा लास्ट टाइम पे गए, ऐसा क्या हो गया, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया, हो सकता है कोई ऐसा ज़रूरी काम आ गया हो, क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। तो मैंने उनको बोला कि हाँ भाई पेमेंट बताओ, तो तकरीबन 2 लाख के आसपास पेमेंट था उसका। तो मैंने बोला पेमेंट बताओ, पेमेंट कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला सर आपका पेमेंट हो गया है। तो मैंने बोला यार पेमेंट हो गया है कैसे? तो उन्होंने बोला आपका पेमेंट तो कर दिया, ऑफिस से कर दिया है। तो जो सर आए थे वो चले गए, जो सर चले गए हैं उन्होंने पेमेंट आपका कर दिया है। तो मेरे को बड़ा बुरा भी लगा और मेरे को बड़ा गलत महसूस हुआ। मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला सर ये क्या किया आपने, पहले के एहसान बहुत हैं जो और चढ़ाए जा रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं यार बड़ी ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑफिस से हुआ है, ये फ़ौज की तरफ से है, और जब फ़ौज कर सकती है तो आप अपने पैसे क्यों ख़राब कर रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है फिर तो बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आ गया। वो पैर मेरा उससे मैं मतलब 100-200 मीटर तो मैं स्प्रिंट लगाता था, और वैसे दौड़ने वाला पैर नहीं था, लेकिन मैं उसी पैर से लगा लेता था। मैं चैलेंज करता था अच्छे अच्छे दौड़ने वालों को, जो फिट लड़के जो होते थे, मैं उनसे मैं मतलब कंपटीशन लगाता था 100 मीटर का, 200 मीटर का। ये मेरी कंडीशन हो गई थी। बाद में मुझे पता लगा कुछ दिन बाद कि ये जो आधे पैसे तो शायद हो गए थे किसी फंड से, आधे पैसे जो मेरे साथ वाले लोग थे, मेरी टीम के लोग थे, उनको मेजर जैकब ने बोला कि यार ऐसे ऐसे 1 लाख रुपए तो हो गए हैं और बाकी के पैसे हैं तो उनके लिए हम लोगों को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो वो लोग बोलते हैं कि बाद में उन्होंने मेरे को काफ़ी टाइम बाद बताया है, और वो भी मेरा एक ख़ास दोस्त था, उसी ने मुझे बताया, ओपी ने मुझे बताया था जो शहीद हो गया। तो वो बोले कि यार 10 मिनट नहीं लगे, 10 मिनट, आज से 10-15 साल पहले कौन कैस रखता था, लेकिन 10 मिनट नहीं लगे बाकी पैसे जुटाने में, और 10 मिनट में तो ये फाइनल होके पकड़ा दिए थे हाथ में कि ये पैसे पकड़ो, और ज़्यादा चाहिए तो और बताओ, इससे महंगा कुछ है तो वो भी करके ले आओ। अरे वाह, ये ऐसे लोग थे। वाह सर। तो ये ब्रदरहुड इतना है कि आप मतलब पैर कटने के बाद भी इन्होंने मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया कि मेरा पैर कटा हुआ है। इसमें भी कई इंसिडेंट हमारे ऐसे हुए हैं कि एक वो डंडे बरसाता था, वो जो भी उसको सोया हुआ दिख गया उसके पीछे डंडा मतलब खींच के लगाता था, वो मेरे को भी नहीं छोड़ा उसने। अभी पेंशन आने वाला है, अभी थोड़े दिन मतलब रिटायरमेंट लेने वाला है अभी कुछ दिन बाद। तो मेरा अच्छा दोस्त है वो भी, और शीशु जिसको मैं बोल रहा हूँ उसका निकनेम है। तो वो मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो वहाँ पे ओपी है, जैसे ओपी के साथ बहुत सारी कहानियाँ हैं, और ये लोग मतलब इस लेवल का मजाक हमारा चलता था कि हमारे सोचने से भी बाहर है। एक बार क्या हो गया कि वो भूकंप आ गया, भूकंप, हम लोग जैसे लाइन लंबी होती हैं तो उसमें तकरीबन 20-30 लोग सो रहे होते हैं, और मेरी कोने मतलब सबसे लास्ट कोने में मेरी चारपाई थी, बेड था। तो वहाँ से अचानक से मैंने देखा कोई कि चारपाई हिला रहा है, तो मुंह से गाली निकलती थी, क्योंकि ये शरारत करते रहते थे कुछ ना कुछ, जिसका भी दिल करे वही आगे कुछ ना कुछ कर रहा है। तो मतलब ये कि मेरे से अटैच रहने के लिए या फिर आपस में हमारी बाउंडेशन ही ऐसी थी। तो मेरे मुंह से सीधी गाली निकली, कौन है? तो जब मैंने देखा कोई भी नहीं, पंखा हिल रहा है तो पैर मेरा दूसरी साइड था, और मैं पता नहीं कब बाहर निकल गया, बाहर चला गया बिना पैर लगाए ही, और 5-6 सीढ़ियाँ थी वो भी क्रॉस करी, बास्केटबॉल ग्राउंड में बैठ गया मैं जाके, और कोई नहीं निकला था बाहर।
और फिर चिल्लाना शुरू किया कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। बाकी लोग सब बाहर भाग रहे हैं, सब आ गए, एक बंदा अंदर सोया रह गया। तो इन्होंने बोला यार वो बंदा आया क्या, कौन कौन आया, देखो अंदर कौन कौन है। तो 2-3 झटके आ चुके थे। तो एक बंदा अंदर जा रहा था, वो बोला यार उसको जगा के लाता हूँ, वो हो सकता है वो जगा नहीं होगा। अंदर जा रहा था, मैंने बोला यार मेरी टांग भी उठा के लाना। बोले साले तू बिना पैर के यहाँ कैसे पहुंचा? मैंने बोला यार मेरे को खुद नहीं पता मैं कैसे पहुंच गया। तो सर ये पैर जो अभी लगा हुआ है ये डिटैचेबल होता है, आप दिन में निकाल सकते हो, लगा सकते हो? हाँ हाँ, इसको निकाल सकता हूँ, लगा सकता हूँ। इसके बाद मैंने 4-5 पैर चेंज कर चुका हूँ मैं। एक लास्ट पैर अभी लगाया है मैंने पिछले साल, उससे मैं दौड़ पा रहा हूँ। और इतने साल से बड़ा मतलब दिल में वो था कि सब कुछ कर पा रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तो जुगाड़ करके एक पैर लगाया है अभी, और आइसलैंड का ये पैर है। और ये कितना एक्सपेंसिव है सर? ये 5,40,000 के आसपास का है। ये मुझे गिफ्ट किया है एक दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं आदर्श सर। अच्छा। तो उन्होंने ये पैर लगा के दिया है। और इसमें लगाने के लिए मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया सर का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके पीछे एक डॉक्टर हमारे अभी हैं, सर्विंग हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इससे अभी लाइफ बस एक रिग्रेट रह गया था कि बस दौड़ नहीं पा रहा था। अब मैं दौड़ भी पा रहा हूँ। तो भी डेली में 5-6 किलोमीटर डेली जा रहा हूँ। अब कोशिश करूँगा, बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है। वाह सर, क्या बात है सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। और आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई ये एपिसोड जो भी लोग देखेंगे उनकी लाइफ से डाउट, सेल्फ डाउट और लो फील करना, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, छोटे छोटे इंसिडेंसेस पे लोग सोचते हैं भाई अब आगे क्या, तो उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है सर। मैं चाहता हूँ कि आप यंगस्टर्स को एक मैसेज भी दो अपनी तरफ से, अगर आप कुछ कहना चाहो। वैसे तो आपकी कहानी अपने आप में एक मैसेज है, पर अगर आप उसको समराइज़ करके कुछ कहना चाहो लोगों को, जो बच्चे एग्ज़ाम फेल होने पे ये सोचते हैं अब आगे क्या करूँगा, एक छोटा सा ब्रेकअप हो जाए तो ये सोचते हैं मैं आगे क्या करूँगा, किसी को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है या काम में कुछ घाटा हो जाए तो लोग सोचते हैं सुसाइड करने पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप उनके लिए एक मैसेज दो कि आगे कैसे कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ मेजर सेटबैक आ जाए तो पहला तो मैं देता हूँ जो डिसेबल्ड लोग हैं। तो डिसेबिलिटी हमारे माइंड में होती है। शरीर का डिसेबिलिटी इतना बड़ा नहीं होता जितना माइंड का डिसेबिलिटी होता है। माइंड से जो लोग डिसेबल हैं वो ज़्यादा बड़े डिसेबल होते हैं। शरीर वाले का अगर माइंड ठीक है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ठीक ठाक होते हुए अगर किसी बंदे का माइंड अगर ख़राब है तो वो माइंड की डिसेबिलिटी मैं ज़्यादा मानता हूँ। कि किसी का मतलब कोई दिमाग से उल्टा सोचता है ना, तो वो ज़्यादा बड़ा डिसेबल्ड है। तो दिमाग की डिसेबिलिटी नहीं बनाना चाहिए। और दिमाग की डिसेबिलिटी से मतलब मेरा है कि आप टेंशन ले लेते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाते हो, आप अपने दिमाग को हद से ज़्यादा स्ट्रेस में लेके जाते हो, आप जो इतनी बड़ी चीज़ होती नहीं है उसको उतना बड़ा बना के अपने ऊपर ले लेते हो, और आप फिर उसी से आपकी आगे की लाइफ जो होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है। स्ट्रेस, ये भी मैं डिसेबिलिटी ही मानता हूँ। तो आपके स्ट्रेस लेने से अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप स्ट्रेस ले लो, लेकिन स्ट्रेस लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम सॉल्व आपको करनी पड़ेगी, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। क्या वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जो आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ी है, या आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा उस प्रॉब्लम को आपको देना चाहिए टाइम। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप अपने दिमाग को सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने दिमाग को ना मैं रिफ़्रेश करता रहता हूँ टाइम पे। कैसे? मैं करता हूँ कि कुछ दिन के बाद मैं आराम से बैठता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आजकल मुझे ऐसा चलना चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी चलनी चाहिए, और ऐसी चल रही है। पिछले कुछ टाइम में स्ट्रेस ले रहा था, इसकी स्ट्रेस लेने की वजह है कि नहीं है। जितना मैंने स्ट्रेस लिया क्या मैंने ज़्यादा तो नहीं ले लिया, क्या वो स्ट्रेस इतने दिन तक बना रहा, क्योंकि जो स्ट्रेस थोड़े दिन के लिए आ रहा है और वो चला जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेरी है। और स्ट्रेस टेम्परेरी था तो मैंने लिया क्यों, और मेरे स्ट्रेस लेने से कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं तो फिर इतने दिन में टेंशन में क्यों रहा। तो अब धीरे धीरे करके मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि, और इस स्टेज पे पहुंचने के लिए ना मैं कहीं बाहर था, कहीं फ़ॉरेन में था, और 8-9 महीने मैंने बैठ के, और एक ड्यूटी मैंने ऐसी ली हुई थी कि एक पोस्ट थी और मुझे बस ऑब्जर्वेशन के लिए बैठना होता था। मैं अपना दिमाग बिल्कुल अपना फोकस सामने करके शांत करके मैंने मेडिटेट किया अपने आप को
तकरीबन 8-9 महीने मैंने अपने आप को मेडिटेट किया, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे। तो मैंने वहाँ 2 ही काम किए, मैंने कोई स्टोरी लगा लेनी है, स्टोरी ऑडियो बुक, और ऑडियो बुक लगा के मैं बैठता था और बस मेरा ध्यान या तो ऑडियो बुक चल रही है और उसमें भी कुछ नोट नहीं करता था, बस सुनना है और मेरा ध्यान एक ही जगह रहे, बस इतना। कुछ टाइम के लिए मैं ये भी बंद कर लेता था, 1-1, 2-2 घंटे में बैठा हूँ। और उस बैठने से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि अब मेरा सोचने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। अब मुझे चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी हैं, अभी चीज़ मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं मतलब अपने दिल दिमाग पे कंट्रोल रखना मुझे आ गया है, मैं अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखता हूँ अभी। मैं पहले अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूँ अभी, तो कंट्रोल मतलब जितना हो सकता है उतना कर सकता हूँ। लेकिन चेंज तो आया है, बहुत चेंज हुआ है इससे। तो करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं और स्ट्रेस उतना ही लेना चाहिए बच्चों को जितना वो स्ट्रेस है। तो उसको पहले समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस किस लेवल का है। क्या कोई भी स्ट्रेस हमारी मौत से बढ़ के तो नहीं हो सकता है, इतना बड़ा दुख तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप ख़त्म ही कर लोगे अपने आप को तो आपके पीछे आप अकेले नहीं हो ना, आपके पीछे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एक दुनिया ख़त्म हो जाती है उन लोगों की जिन्होंने पैदा किया है, वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट हैं, वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट होने वाले हैं, वो लोग जो आपसे जुड़ने वाले थे आगे भविष्य में, वो सब तो ख़त्म हो जाएगा और आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जहाँ पे बच्चे, अगर इतना स्ट्रेस आपको आ रहा है कि आपको ज़िंदगी ख़त्म करने का दिल करे, तो आप अपने आप को रीसेट करो वहाँ पे और वहाँ से नई ज़िंदगी शुरू करो। नई ज़िंदगी शुरू करो का मतलब ये है कि जिस वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है, जिस वजह से आप इतना स्ट्रेसफुल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आप उस चीज़ को छोड़ दो वहीं पे। कि मान लो आपका ब्रेकअप हो गया और इसके साथ ब्रेकअप हुआ, किसी के साथ भी, और आपका ब्रेकअप हो गया, वजह क्या है? ब्रेकअप नहीं है, वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, आप छोड़ दो। आप ये समझ लो आपका नया जन्म हुआ है और आज से आपको एक अलग रास्ते पे जीना है और वो सारी प्रॉब्लम जो आज हुई हैं वो आगे भविष्य में नहीं आए। बाबा बन जाओ भाई बाबा बन जाओ ना। ब्रेकअप हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए कोई सही से नहीं है, या फिर मेरे किसी से विचार नहीं मिल रहे, या फिर मेरा किसी से मतलब विचार मेल नहीं खा रहे, तो आप छोड़ दो ना वो लाइफ, छोड़ के आप बाबा ही बन जाओ यार। कम से कम एक लाइफ जी लोगे, दूसरों के काम आ जाओगे। आपकी लाइफ तो ख़त्म थी, आप सुसाइड के लिए चले गए, समझ लो आप ख़त्म हो, आपका लाइफ ख़त्म है वहाँ पे। तो आप नया चैप्टर शुरू करो, नई लाइफ के साथ शुरू करो, पुरानी चीज़ें सब ख़त्म करो, सब कुछ छोड़ दो, नए रास्ते पे चले जाओ ना, रास्ता बदल लो, रास्ता बदल लो सीधा सीधा। वाह सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। तो इस एपिसोड को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन सर के हमने मेजर लाइफ स्टोरी तो जान ली, लेकिन सर का जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं, टेररिस्ट एनकाउंटर्स हुए हैं, सर की ऑपरेशंस के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। सर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए पीस कीपिंग मिशंस पे भी गए हैं विदेश में, वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बारे में हम सर से बात करना चाहेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि सर के साथ एक और पार्ट हम जल्दी से शूट करें तो पार्ट 2 के लिए आप नीचे कमेंट कर दें और हम सर को दोबारा इनवाइट करेंगे एक और धमाकेदार एपिसोड के लिए। बट फिलहाल इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सर का इंस्टाग्राम यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा था, आप सर को फॉलो कर सकते हैं, सर की लाइफ से जुड़ सकते हैं और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, जय हिंद। जय हिंद।